क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हमें हमारे फॉरेस्ट और हमारी वाइल्ड लाइफ के बारे में बताता है कि इस फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसे में कई सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में देखने को मिलते हैं और ये सारे टॉपिक्स हमने इस सिंगल वीडियो में कवर कर दिए हैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल वीडियो देखना है और सारे के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, और आज हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सर आखिर ये जो हमारा चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आखिर ये है क्या। तो चलो देखते हैं। वी शेयर दिस प्लेनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स। तो हम जैसा कि जानते हैं सर कि हम अकेले नहीं हैं इस प्लेनेट के ऊपर, हमारे अलावा भी कई सारे लिविंग बींग्स इस प्लेनेट के ऊपर हमारे साथ रहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया लाइकेंस टू बनियान ट्रीज, एलिफेंट्स एंड ब्लू व्हेल्स। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि ओवरऑल हम स्टार्ट करें भले ही सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि सर बैक्टीरिया हुआ, लाइकेंस हुआ, बनियान ट्रीज हुई, और इसी के साथ साथ सर हम जब बिगेस्ट की तरफ जाते हैं, मतलब साइज के मामले में जब हम एक है ना हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं सर हमारे सामने एलिफेंट भी आता है, ब्लू व्हेल्स भी आती है। तो हम ये समझ सकते हैं सर छोटे से छोटा से लेके बड़े से बड़ा जो एनिमल है, बड़े से बड़ी जो वाइल्ड लाइफ है, रिसोर्सेज है, वो हमारे पास अवेलेबल है। तो चलो हम आगे देखते हैं। दिस एंटायर हैबिटेट that we live in has immense biodiversity। जिस है ना वर्ल्ड के अंदर हम रहते हैं, जिस हैबिटेट के अंदर हम रहते हैं ना, उसके पास सर इमेंस बायोडाइवर्सिटी है, मतलब सर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। फिर हम आगे देखते हैं। वी ह्यूमंस along with all living organism form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि हम सभी ह्यूमंस मिलके, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। सर इकोलॉजी किसे कहते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम किसे कहते हैं सर, हम सभी जो एनिमल्स है वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। कोई एनिमल हम पे डिपेंड है और हम किसी एनिमल पे डिपेंड है। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि ओवरऑल हम ये एक सिस्टम के अंदर बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि सर हम इस चेन के अंदर ये है ना इस चेन में से किसी को भी हटा के बाहर कर दे। फिर हम बात करते हैं सर अ पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट, और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं सर इकोलॉजिकल सिस्टम की। तो हमें ये पता पड़ता है सर कि इकोलॉजिकल सिस्टम तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और हम है ना सर उसके सिर्फ एक छोटे से पार्ट है। और हम ये समझ सकते हैं सर कि हम किस पे डिपेंडेंट है, हम इस सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये सिस्टम नहीं होगा, अगर ये सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम भी अपना एग्जिस्टेंस नहीं बना पाएंगे। तो हम समझ सकते हैं सर कि ओवरऑल इकोलॉजिकल सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक हेल्दी इकोलॉजिकल सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ। तो हम जैसा जानते हैं सर कि कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, कई ऐसे एनिमल्स होते हैं, कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या क्रिएट करते हैं सर, एयर को रिक्रिएट करते हैं ताकि उसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को अच्छा किया जा सके, ताकि हम उसे क्या कर सके, ब्रीथ कर सके, हम उसे क्या कर सके, ब्रीथ कर सके। फिर हम आगे देखते हैं। द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूसेस आवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। और इसी के साथ साथ सर जो हम पानी पीते हैं उसको ये क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, उसकी जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। और इसी के साथ साथ सर जो सॉइल हो गई, सॉइल का जो प्रोडक्शन है उसको भी ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और इसी के कारण सर हमें क्या मिल पाता है, फूड मिल पाता है। तो हम ये समझ सकते हैं सर जैसे कि वर्म्स हुए, तो सर ये क्या करते हैं सर, हमारी जो सॉइल है उसकी जो एक है ना ओवरऑल जो उसकी प्रोड्यूस कैपेसिटीज है उसको क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं। तो हम ये ओवरऑल समझ सकते हैं सर कि जो सॉइल है, सॉइल भी कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट हो रखी है, वो भी कहीं ना कहीं इस इकोलॉजिकल सिस्टम पे डिपेंड हो रखी है। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर हम सभी है ना एक दूसरे से बंधे हुए हैं और इस इकोलॉजिकल सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। Forests play a key role in the ecological system as these are also the primary producers on which all other living beings depend। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट क्या है, एक की रोल अपना क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें सर, इकोलॉजिकल सिस्टम में। तो सर हम देख पा रहे हैं कि सर ये क्या है, इकोलॉजिकल सिस्टम है। सर हमने देखा सर हम भी इसके पार्ट है, पर हम ये समझ सकते हैं सर कि जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉरेस्ट भी एक इकोलॉजिकल सिस्टम का ही पार्ट होता है बच्चा, वो भी क्या है ना इस ओवरऑल इस सिस्टम का ही एक पार्ट है। और सर जैसा कि हम जानते हैं कि कई सारे ऐसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं जो हमें कहाँ मिलते हैं, फॉरेस्ट में मिलते हैं, और जो हमें क्या देते हैं सर, वो हमें फूड देते हैं। और इसी के साथ साथ हम ये समझ सकते हैं कि वो सभी लिविंग बींग्स के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सर सारे लिविंग बींग्स उस पर डिपेंडेंट हो रखे हैं।
बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज। और इसी के साथ साथ सर हमारे सामने एक अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, एक अच्छा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि सर जो वाइल्ड लाइफ है, जो कल्टीवेशन स्पीसीज है, इसी के साथ साथ सर डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। तो हम ये समझ सकते हैं सर ओवरऑल जो ये सिस्टम है ना, ये अपने आपस में क्या हो रखा है, बंधा है, और इसी के साथ साथ सर ये इंटरमिंगल हो रखा है सर, सबके ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंसीज देखने को हमें मिलती है। तो सर ये हम समझ सकते हैं कि सर ये जो डाइवर्सिटी है, सर ये जो फॉर्म करने की जो इनकी डाइवर्सिटी है, इनके फंक्शन करने की जो डाइवर्सिटी है ना, वो कहीं ना कहीं एक इकोलॉजिकल सिस्टम से क्या है ना, जुड़ी हुई है। तो चलो एक बार हम इसका रिकैप भी देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा है। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि सर ये जो प्लेनेट है ना, वो हाँ उस प्लेनेट पे हम अकेले नहीं है, हमारे साथ कई सारे क्या है, मिलियंस ऑफ क्या है, लिविंग बींग्स है। फिर हम ये देखते हैं सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके एलिफेंट और ब्लू व्हेल्स तक के लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्लेनेट पे हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि सर ये जो एंटायर हैबिटेट है ना, इसमें कई सारी क्या है, बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। फिर हम देखते हैं सर कि जितने भी ह्यूमंस है ना, वो सभी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं, और इस इकोलॉजिकल सिस्टम में ये सभी एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं, और इसी के साथ साथ इनका कोई ना कोई क्या होता है, रोल होता है। अगर हम ह्यूमंस ही के भी रोल होता है, अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें तो ये देखने को मिलता है कि अगर सर ये सिस्टम है ना एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हमारा खुद का जो एग्जिस्टेंस है, हमारा खुद का ओन एग्जिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा, वो खतरे में आ जाएगा। फिर हम देखते हैं सर जैसे कि हम बात करते हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ये सभी क्या करते हैं, ये रिक्रिएट करते हैं क्वालिटी ऑफ एयर को, वाटर ऑफ ड्रिंक को, वाटर वी ड्रिंक को, और इसी के साथ साथ सॉइल डेट वी प्रोड्यूस, इसके साथ साथ जो हमारी सॉइल है उसको भी क्या करते हैं, ये रिक्रिएट करते हैं, उसकी जो क्वालिटी है उसको एनहांस करते हैं। फिर हम आगे देखते हैं फॉरेस्ट प्ले अ की रोल। अब जब हम समझ चुके हैं कि सर ये इकोलॉजिकल सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम ये भी समझ सकते हैं सर कि जो फॉरेस्ट है ना, वो क्या है, एक है ना की रोल इसमें अपना प्ले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर जितने भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड होते हैं, वो फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। फिर हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। तो हम ये देख सकते हैं कि सर वाइल्ड लाइफ और कल्टीवेशन में कई सारी ऐसी स्पीसीज देखी गई है जिसमें हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और इसी के साथ साथ ये जो डाइवर्सिटी है ये फॉर्म तो होती है, पर इसी के साथ साथ ये एक फंक्शन भी करती है, और ये जो फंक्शन है और इनका जो ये फॉर्म है, ये कहाँ इंटीग्रेटेड हो जाता है, ये हो जाता है इकोलॉजिकल सिस्टम से इंटीग्रेटेड। और इसी के साथ साथ सर एक नेटवर्क हमारे सामने आता है जिसका नाम है नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। और आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया। तो हम फ्लोरा एंड फाउना की बात करने जा रहे हैं इंडिया स्पेसिफिकली। ओके, तो चलो देखते हैं। इफ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स व्हिच आर यूनिक इन योर एरिया। अब सर हम समझ सकते हैं सर हर एक एरिया के अंदर, हर एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर अलग अलग टाइप के क्या देखने को मिलते हैं, हमें एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट अरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और जब हम बात करते हैं सर इंडिया की, तो सर ये देखा गया है सर कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, वन ऑफ दी एक ऐसी कंट्री है जहां पे कई सारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। और सर ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आखिर है क्या, तो सर हमें इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में कई सारे एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, कई सारी डाइवर्सिटीज हमें देखने को मिलती है एक ही एरिया, एक ही कंट्री में। फिर हम बात करते हैं दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। और सर हम ये समझ सकते हैं कि सर अभी तक जो हमने डिस्कवरी करी है, जो एक्चुअल नंबर है वो इसका ट्वाइस भी हो सकता है और इसका थ्राइस भी हो सकता है, मतलब दुगना या तिगना भी इसका हो सकता है। मतलब लेट सपोज हम अज्यूम कर रहे हैं कि सर अभी कितनी यहाँ पे स्पीसीज है, 100 है, पर हो सकता है सर हमारा ये जो अजम्पशन है, ये जो हमने अज्यूम किया है वो गलत हो, और एक्चुअल में ये कितने हो, ये 200 to 300 क्या हो, हमारे पास डिस्कवरीज हो, सॉरी डिस्कवरेबल डिस्कवरीज हो। तो सर इससे हमें ये समझ में आता है कि सर ओवरऑल अभी भी क्या है ना, डिस्कवरी करनी बाकी है। फिर हम आगे देख, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल अबाउट द एक्सटेंट एंड वेराइटी ऑफ
ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि अभी तक हमने कई सारी वेराइटीज के बारे में पढ़ लिया, कई सारे फॉरेस्ट हमने देख लिए, कई सारे वाइल्ड लाइफ हम रिसोर्सेज हमने देख लिए हैं। फिर हम ये समझ सकते हैं सर कि जो फ्लोरा और जो ये फाउना है ना, ये सभी जगह अलग अलग क्यों होते हैं सर। जो हमारे वेस्टर्न साइड में जो हमें फ्लोरा फाउना देखने को मिलते हैं वो हमें ईस्टर्न साइड में नहीं देखने को मिलते, जो नॉर्दर्न साइड में हमें देखने को मिलते हैं वो सदर्न साइड में हमें देखने को नहीं मिलते। ऐसा क्यों है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बल्कि अगर आप समझना चाहो कि सर ये अभी के अभी समझा दीजिए, तो देखो बच्चा, एक छोटा सा लॉजिक है। जैसे उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जैसा उसका एनवायरमेंट है, जैसा उसका वेदर सिस्टम है, उसी के अकॉर्डिंग वहां पे क्या मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग वहां पे स्पीसीज देखने को हमें मिलती है। फिर हम आगे देखते हैं, यू मे हैव रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ। तो सर हम ये समझ सकते हैं कि सर इसकी कोई ना कोई हमारी लाइफ में क्या है, इंपॉर्टेंस है। दिस डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना आर सो वेल इंटीग्रेटेड इन आवर डेली लाइफ दैट वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड। पर होता क्या है ना सर, हमारी लाइफ में तो हर एक जगह पे ये इंटीग्रेट हो रखे हैं, पर हमने इनको क्या कर दिया है, एज एन ग्रांटेड ले लिया है। क्यों? क्योंकि सर हम है ना रिसोर्सेज की वैल्यू को नहीं समझते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इंटेंसिटी और टू आवर एनवायरमेंट। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि हमारी इनसेंसिटिविटी और इसी के साथ साथ सर हमारे एनवायरमेंट के कारण अब धीरे धीरे ये जो है ना ओवरऑल जो ये स्पीसीज है, फ्लोरा एंड फाउना है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जाते जा रहे हैं। स्ट्रेस में जाने से ये मतलब नहीं है सर उन्हें टेंशन हो रही है। सर टेंशन उनके एग्जाम नहीं आ रहे, हमारे एग्जाम आने वाले, पर उनके एग्जाम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सर हम ये समझ सकते हैं उनमें स्ट्रेस से मतलब क्या है सर, स्ट्रेस से मतलब सिर्फ इतना ही है कि ओवरऑल उनका जो एक होता है ना, उनका जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फिर हम आगे देखते हैं, सम एस्टिमेट सजेस्ट दैट एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड फ्लोरा एंड फाउना 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन दी थ्रेटन्ड लिस्ट। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के लगभग 10% जो है ना फ्लोरा एंड फाउना है, वाइल्ड जो फ्लोरा एंड फाउना है, वो अब क्या है, एक्सटेंट होने में है। और इसी के साथ साथ सर 20% जो मैमल्स है वो कैसे में है, वो एक थ्रेटन्ड लिस्ट में है कि सर अब ये एक्सटेंट हो सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, मैनी ऑफ दिस वुड नाउ बी कैटेगराइज एज अ क्रिटिकल। और इनमें से कई सारों को क्या बना दिया गया है, क्रिटिकल बना दिया गया है कि सर ये किस लिस्ट में आ रहे हैं, ये क्रिटिकल लिस्ट में आ रहे हैं। दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन लाइक द चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, forest spotted owlet and plants like Majuga insignis, a wild variety of mahua। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि ऐसी कई सारी वेराइटीज है वो जो धीरे धीरे अब क्या हो चुकी है, एक्सटेंट भी हो चुकी है या फिर एक्सटेंट होने वाली है। जैसे कि हम बात करते हैं चीता की, पिंक हेडेड डक की, माउंटेन क्वेल की, इसी के साथ साथ सर फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट की, और भी कई सारे हमारे सामने क्या है, स्पीसीज है, कई सारी हमारे सामने एनिमल्स है, कई सारे हमारे पास में फ्लोरा एंड फाउना है जो अब क्या होने वाले हैं, एक्सटेंट होने वाले हैं अगर हमने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट नो वन कैन से हाउ मेनी स्पीसीज में हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट। और सर हमने ये डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही कि सर हमें अभी तक पता ही नहीं है कि सर ओवरऑल जो हमारे पास वैरायटी है, जो फ्लोरा और फाउना है, वो आखिर है कितना। तो हम ये भी समझ सकते हैं सर उनमें से कई सारा ऐसा फ्लोरा और फाउना है जो अभी तक लॉस भी हो चुका है सर, अभी तक वो एक्सटेंड भी हो चुका है। तो हमें ओवरऑल एक आइडिया तो लग ही चुका है। टुडे वी ओनली टॉक ऑफ द लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव बिकम एक्सटेंट, बट व्हाट अबाउट स्मॉलर एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। तो जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम सोचते हैं सर, तो हमें बात याद आती है सर लार्जर एनिमल्स की, विजिबल एनिमल्स की, विजिबल प्लांट्स की। पर सर जब हम बात करते हैं स्मॉलर एनिमल्स की, जैसे कि इंसेक्ट हुए, प्लांट्स हुए, तो सर हम उनके बारे में तो बात ही नहीं करते। कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स है, कई सारे ऐसे प्लांट्स है जो अब एक्सटेंट हो भी चुके हैं और अब हमें उनके बारे में पता भी नहीं है। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि सर सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है। हम एक बार स्टार्टिंग से इसको देख लेते हैं कि सर हमने आज क्या क्या देखा है। तो हमने स्टार्टिंग में देखा सर ये जो फ्लोरा और फाउना है ना इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ सर कई सारे ऐसे एनिमल्स है, कई सारे ऐसे प्लांट्स है जो हमारे है ना एक एरिया में क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं इंडिया की, तो इंडिया की जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ साथ सर ऐसे कई सारे अभी भी फ्लोरा और फाउना बाकी है जिनकी डिस्कवरी होना अभी बाकी है या फिर अभी जरूरी है। फिर हम आगे देखते हैं सर, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमने कई बार सर कई सारी वेराइटीज के बारे में, कई सारी फॉरेस्ट के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में हमने डिस्कशन अभी तक कर लिया है। फिर हम बात करते हैं सर हमारी डे टू डे लाइफ की, या फिर हम बात करते हैं हमारी डेली लाइफ की। हमारी डेली लाइफ में भी हमें कई सारे रिसोर्सेस देखने को मिलते हैं। दिस डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना आर ऑल्सो
इंटीग्रेटेड इन आवर डेली लाइफ। और सर ये जो फ्लोरा फाउना ये हमारी लाइफ में इंटीग्रेटेड तो हो चुके हैं, पर हम इन्हें कैसे लेते हैं, एज एन ग्रांटेड लेते हैं। फिर हम आगे देखते हैं सर कि इनसेंसिटिविटी, और इसी के साथ साथ जो एनवायरनमेंट के लिए हम है ना कोई भी टेंशन नहीं ले रहे, कोई भी स्ट्रेस नहीं ले रहे, उसी के कारण अब धीरे धीरे ये फ्लोरा और जो फाउना है वो स्ट्रेस में आते जा रहे हैं। इनकी जो ओवरऑल जो नंबर है वो कम होता जा रहा है। सम एस्टिमेट सजेस्ट दैट एटलीस्ट, हम किसी एस्टिमेट्स के बारे में बात करें, कुछ एस्टिमेट्स के बारे में बात करें, तो हमें ये पता पड़ता है कि लगभग 10% जो फ्लोरा और फाउना है, जो वाइल्ड फ्लोरा है, वो हम क्या हो चुका है, डेंजरस लिस्ट में या फिर थ्रेटन लिस्ट में आ चुका है। और इसी के साथ साथ सर 20% ऑफ मैमल्स जो है वो भी किस लिस्ट में आ चुके हैं, थ्रेटन लिस्ट में आ चुके हैं। मतलब अब जो खत्म होने की कगार पे है, मतलब जो कैसे हैं, अब इन डेंजर है। फिर हम बात कर लेते हैं सर कई सारे ऐसे एनिमल्स भी, फ्लोरा और फाउना भी है, जिन्हें हमने क्रिटिकल लिस्ट में भी डाल रखा है, जो क्या होने वाले हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जैसे कि चीता हुआ, पिंक हेडेड डक हुआ, माउंटेन क्वाइल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट, और कई सारे प्लांट्स भी है उनमें से जो क्या होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। इनफैक्ट नो वन कैन से हाउ मेनी स्पीसीज में हैव ऑलरेडी बीन लॉस। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि सर अभी तक जो डिस्कवरी है ना वो होना बाकी है। अभी तक कितने ऐसे हमारे सामने स्पीसीज है या स्पीसीज हमारे सामने ना हो पर वो स्पीसीज कभी ना कभी एग्जिस्ट करती हो, जो क्या हो चुकी है, अब लॉस्ट हो चुकी है। मतलब अब हमारे सामने से वो जा चुकी है, हमारे हाथों से वो सिचुएशन निकल चुकी है। सर जब भी हम बात करते हैं एक्सटिंक्शन की, तब हम बात करते हैं सर लार्जर एनिमल्स की, विजिबल एनिमल्स की, पर सर उन एनिमल्स का क्या जिनकी साइज बहुत स्मॉल थी। और इसी के साथ साथ सर वो जो स्मॉल एनिमल्स थे, वो जो स्मॉल प्लांट्स थे, इंसेक्ट्स थे, वो अब क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है वैनिशिंग फॉरेस्ट। तो सर आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे जो फॉरेस्ट है ना वो धीरे धीरे वैनिश होते जा रहे हैं। द डायमेंशंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया आर स्टैगरिंग। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि ओवरऑल इंडिया के अंदर डिफॉरेस्टेशन जो है अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हमारे जो फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे वैनिश होते जा रहे हैं। द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 79.42 मिलियन हेक्टेयर। जब भी हम बात करते हैं सर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया की, तो हमें पता पड़ता है कि लगभग हमारी कंट्री का 79.24 मिलियन हेक्टेयर जो है ना वो किससे कवर हो रखा है, फॉरेस्ट और ट्री से कवर हो रखा है। फिर हम आगे देखते हैं विच इज 24.16% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो हमें पता पड़ता है सर ये तो हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना है, लगभग 24% ही है, 24.16% ही है। और जब हम बात करते हैं कि सर हमारे है ना पूरी कंट्री में कितना टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का परसेंटेज होना चाहिए था, तो सर वो है 33%। तो याद आया सर 1952 के अंदर एक पॉलिसी आई थी, उस पॉलिसी के अंदर कहा गया था कि हमारी कंट्री में लगभग 33% क्या होना चाहिए, 33% कवरेज पे हमारा फॉरेस्ट और ट्री कवर होना चाहिए। तो ऐसा हमारी उस पॉलिसी में कहा गया था। अगर आपको इस पॉलिसी का नाम याद है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलो फिर हम आगे देखते हैं। डेंस फॉरेस्ट 12.2%, ओपन फॉरेस्ट 9.14% एंड दी मैनग्रोव 0.14%। और अब हम है ना क्या करते हैं 24.16 को थोड़ा है ना और अच्छे से समझते हैं कि सर इसमें डेंस फॉरेस्ट कितने हैं। तो इसमें डेंस फॉरेस्ट है सर 12.2%। और फिर हम बात करते हैं सर ओपन फॉरेस्ट की, तो ओपन फॉरेस्ट का लगभग 19.14% जो है वो किससे कवर हो रखा है, वो कवर हो रखा है सर फॉरेस्ट एरिया से। फिर हम आगे करते हैं, आगे बात करते हैं सर मैनग्रोव्स की। तो सर मैनग्रोव्स ने कितना एरिया अपना कवर कर रखा है, 0.14% का एरिया उन्होंने कवर कर रखा है। फिर हम आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015। अब हम बात करते हैं स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 की। द डेंस फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड बाय 3775 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 2013। तो हमें ये पता पड़ता है सर 2013 से लगभग 3775 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा डेंस फॉरेस्ट का जो कवर है ना वो इंक्रीज हो चुका है। मतलब वो तो अच्छी बात है सर कि हमारा जो डेंस फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। However, this apparent increase in the forest cover is due to conservation measures। और सर ऐसा क्यों हुआ है, ये जो इंक्रीज हमें देखने को मिला ना 2013 से, ये क्यों हो पाया, क्योंकि सर हमने कई सारे कंजर्वेशन के जो मेजर्स है उनको अपनाया, क्योंकि सर हमें उसकी नीड समझ में आ चुकी है सर कि कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने इनको कंजर्व नहीं किया तो हो सकता है धीरे धीरे ये क्या हो जाए, वैनिश हो जाए। तो इसीलिए सर टाइम से ही हमने क्या शुरू कर दी है, इसके कंजर्वेशन के कुछ मेजर्स को लेना शुरू कर दिया है। फिर हम
हम बात करते हैं मैनेजमेंट इंटरवेंशंस एंड प्लांटेशंस एटसेट्रा बाय डिफरेंट एजेंसीज, और इसी के साथ साथ सर इसके मैनेजमेंट जो है, इसके अंदर जो इंटरवेंशन जो है, इसके जो प्लांटेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज द्वारा करवाया जाता है। तो हमें ये समझ में आ गया है कि सर जो कंजर्वेशन जो मेजर्स है ना सर, वो उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो प्लांटेशन है, वो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज लेती है। फिर हम देखते हैं कि सर ओवरऑल हमारा ये टॉपिक आज तो इतना ही था, तो एक बार हम इसका रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा है। तो हमें ये समझ में आता है सर कि धीरे धीरे इंडिया में डिफोरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा जब वो बढ़ रहा है तो हमें ये समझ में आता है कि सर ओवरऑल जो फॉरेस्ट कवर है, जो ट्री कवर है ना, उसका लगभग 79.42 मिलियन हेक्टेयर हमारे इंडिया में देखा जाता है, जो कि ओवरऑल टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 24.16% है। अब जब हम 24.16% की बात करते हैं तो ये वो एरिया है जो हमारे ओवरऑल जो हमारा जो ज्योग्राफिकल लैंड है ना, उसके ऊपर सर कितना हमारे पास क्या है, फॉरेस्ट कवर है, ट्री कवर है, वो बता रहा है। पर हमें ये समझ में आता है कि सर ये इनफ नहीं है, हमारे पास कितना कवर होना चाहिए था, 33% कवर होना चाहिए था, 1952 की पॉलिसी है। एक बार फिर से हम आपसे पूछ लेते हैं, आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से है ना आप इसको बताइए, इसका रिप्लाई करिए कि सर आखिर वो पॉलिसी कौन सी थी। फिर हम है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसे डिस्कस कर लेंगे। फिर हम आगे देखते हैं सर कि 24.16% को जब हम और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं तो हमें पता पड़ता है सर कि 12.2% जो फॉरेस्ट है वो कौन सा है, डेंस फॉरेस्ट है इसमें से। और सर जब हम बात करते हैं ओपन फॉरेस्ट की तो 9.14% जो फॉरेस्ट है वो कैसा है, ओपन फॉरेस्ट है। और फिर जब हम बात करते हैं मैनग्रोव्स की तो लगभग 14%, 0.14% क्या है, मैनग्रोव्स हमारे पास अवेलेबल है। फिर हम बात करते हैं स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 की, तो हमें पता पड़ता है सर कि 2013 से है ना लगभग 3775 स्क्वायर किलोमीटर का इसमें क्या देख चुके हैं, हम इंक्रीज देख चुके हैं। फिर हम बात करते हैं हाउएवर दिस अपीरेंट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इज ड्यू टू कंजर्वेशन मेजर्स, और इसी के साथ साथ मैनेजमेंट इंटरवेंशन और प्लांटेशन। तो हमें ये समझ में आता है सर ये जो ओवरऑल जो ये कंजर्वेशन है ये कैसे हो पाया है, ये जो इंक्रीज है ये कैसे हो पाया, क्योंकि सर हमने टाइम रहते कंजर्वेशन मेजर्स लिए थे, इसका मैनेजमेंट किया था और इसी के साथ साथ प्लांटेशन किया था। और सर ये सब किया किसने था, ये सर डिफरेंट एजेंसीज ने किया था। टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है IUCN क्लासिफिकेशन। तो हम बेसिकली IUCN ने जो क्लासिफिकेशन किए हैं हम उनको देखने जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्सेज के लिए। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों इस टॉपिक को। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। अब हमने क्या कर रखा है कि जितने भी हमारे पास एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको हमने क्या कर रखा है, डिफरेंट कैटेगरीज में बांट रखा है बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। और सर ये किस पे बेस्ड है, ये जो ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन है ये किसने बनाया है सर, ये बनाया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर, एक इंटरनेशनल यूनियन है किसके लिए है सर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर के कंजर्वेशन के लिए, इसी के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए, जिसे हम कह देते हैं IUCN। वी कैन क्लासीफाई एज फॉलोअर्स। हमने कैसे क्लासीफाई कर रखा है, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है, जो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है हमारे सामने वो है नॉर्मल स्पीसीज। तो ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज है जिन्हें हमने किसमें कंसीडर कर रखा है, नॉर्मल में कंसीडर कर रखा है। स्पीसीज whose population levels are considered to be normal for their survival such as the cattle, साल, पाइन, rodents etc. तो हम बात करते हैं सर उन स्पीसीज की जिनका जो पॉपुलेशन जो लेवल है ना वो कैसा है, नॉर्मल है, उनके सर्वाइवल को वो बना के रख सकता है। बेसिकली ये जो स्पीसीज का ये जो क्लासिफिकेशन है ना ये उनके सर्वाइवल पे ही डिपेंड करता है, इनके सर्वाइवल का जो क्वेश्चन है उसके लिए ही इन स्पीसीज के क्लासिफिकेशन को बनाया गया है। तो सर ऐसी कई सारी स्पीसीज हमारे सामने है जो कैसी होती है, नॉर्मल होती है। नॉर्मल का मतलब यही है सर कि उनके पास कितनी है अभी इनफ पॉपुलेशन है, और इसी के साथ साथ वो सर अब वो है ना उसको सर्वाइवल के लिए भी यूज कर सकती है कि सर हाँ हमारा जो सर्वाइवल है वो बना रहेगा, हमारे को उसके लिए किसी तरीके के नए मेजर्स लेने की जरूरत नहीं है। और ये स्पीसीज है सर कैटल की हो सकती है, साल, पाइन और रोडेंट्स की ये हो सकती है। फिर हम आगे देखते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो इंडेंजर्ड है। तो चलो देखते हैं, दिस आर स्पीसीज व्हिच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। ऐसी स्पीसीज के बारे में हम बात कर रहे हैं जो डेंजर है, किसके डेंजर में, एक्सटिंक्शन की सर, खत्म ही हो सकती है, बिल्कुल एकदम फिनिश हो सकती है। तो चलो सर देखते हैं, द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लेड टू अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन
कंटिन्यू टू ऑपरेट। अब सर ऐसे में हमें समझ में आता है कि सर ये जो स्पीसीज है ये अभी तक एक्सटिंक्ट हुई नहीं है, हो सकती है नियर बाय फ्यूचर में अगर इनके लिए कुछ अच्छे मेजर्स नहीं उठाए गए। और सर इनका जो सर्वाइवल है, सर्वाइवल डिपेंड करता है सर पॉपुलेशन पे, और सर इनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, नेगेटिव होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर हम नियर बाय फ्यूचर में देख सकेंगे कि सर ये जो इंडेंजर स्पीसीज है ना वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज में आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं दी एग्जांपल्स ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लैक डक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल मैक्यू और इसी के साथ संघाई ब्राउन एंटर डियर इन मणिपुर। ये कुछ ऐसी स्पीसीज है जिसके बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि सर ये जो स्पीसीज है वो किसमें है, सर इंडेंजर्ड में है, सर खतरे में है। अभी तक सर हमारे सामने जरूर है, पर हाँ एक टाइम पीरियड के बाद नियर बाय फ्यूचर में हम कह सकते हैं कि ये कैसी हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगी, हमारे सामने से ये खत्म हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं वल्नरेबल डिजीजेस, वल्नरेबल स्पीसीज के बारे में। दिस आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड टू लेवल्स फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर इफ द नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट। अब हम बात करते हैं वल्नरेबल स्पीसीज की। तो हाँ सर अभी हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हाँ सर इनका सर्वाइवल बना रह सकता है, इनकी स्पीसीज में अभी इतनी पॉपुलेशन देखी गई है। या फिर हम बात करें कि सर ये जो स्पीसीज है वो इस लेवल पे है कि सर हाँ अभी तक इसका सर्वाइवल मेंटेन हो सकता है। पर सर अगर हमने इसको अब मेजर नहीं किया, अब अगर हमने इसके लिए कुछ मेजर्स को नहीं उठाया तो हो सकता है ऐसा कि नियर बाय फ्यूचर जो हमारे सामने अब जो फ्यूचर आने वाला है उसमें ये देखा जाए कि ये जो वल्नरेबल जो डिसीज है, जो स्पीसीज है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी या फिर क्या बन जाएगी, इंडेंजर स्पीसीज बन जाएगी। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि वो स्पीसीज की बात कर रहे हैं जो अब क्या बन सकती है नियर बाय फ्यूचर में, जो इंडेंजर स्पीसीज बन सकती है। फिर हम आगे बात करते हैं द एग्जांपल्स ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन। तो हम समझ सकते हैं कि सर जो हमारी ब्लू शिप है, एशियाटिक एलिफेंट है और जो गैंगेटिक जो डॉल्फिन है ना सर, हाल फिलहाल की बात करेंगे तो सर ओके है, अभी तो इसकी पॉपुलेशन ओके है। पर हाँ सर अगर इसके लिए भी मेजर्स नहीं लिए गए तो हाँ इन फ्यूचर टाइम में हम देखेंगे कि सर ये किस में आ जाएंगे, इंडेंजर कैटेगरी में आ जाएंगे। और सर इंडेंजर कैटेगरी में आने का क्या मतलब है, सर ये क्या होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं अगर अब इनके लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं उठाए गए। फिर हम आगे देखते हैं रेयर स्पीसीज। तो चलो बात करते हैं रेयर स्पीसीज के बारे में। Species with small population may move into the endangered or vulnerable category if the negative factor affecting them to continue to operate। सर रेयर स्पीसीज वे स्पीसीज होती है जिनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है और सर वो धीरे धीरे या तो सर वो इंडेंजर हो सकती है या फिर वो वल्नरेबल हो सकती है। और सर अगर हमने अभी भी इनके नेगेटिव फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया तो नियर बाय फ्यूचर में ये जो रेयर स्पीसीज है ये इंडेंजर हो सकती है, वल्नरेबल हो सकती है। फिर हम आगे देखते हैं दी एग्जांपल्स ऑफ सच स्पीसीज आर द हिमालयन ब्राउन बियर। और कुछ एग्जांपल्स है सर, हिमालयन ब्राउन बियर है, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो है, इसी के साथ साथ डेजर्ट फॉक्स है और इसी के साथ साथ हॉर्नबिल है। सर ये कुछ ऐसी स्पीसीज है जो बहुत ज़्यादा रेयर है और इसी के साथ साथ सर अगर इनके ऊपर अब कंट्रोल नहीं किया, इनके नेगेटिव फैक्टर्स के ऊपर अब हमने कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है सर मीनवाइल कुछ टाइम के अंदर सर ये इंडेंजर भी हो सकती है, वल्नरेबल भी हो सकती है। फिर हम आगे देखते हैं एंडेमिक स्पीसीज। दिस आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल एंड ज्योग्राफिकल वेरिएस। हम बात करते हैं एंडेमिक स्पीसीज की। तो सर ये ऐसी स्पीसीज होती है जो सर बहुत ज़्यादा है ना एक छोटे एरिया में, एक बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर एरिया में ही हमें देखने को मिलती है, जो कैसा होता है, आइसोलेट होता है और इसी के साथ साथ सर नेचुरल और ज्योग्राफिकल उसमें बैरियर्स होते हैं उस लोकेशन तक पहुँचने के। तो सर हम ये समझ सकते हैं सर जब नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स होंगे तो ह्यूमंस वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे और इसी के साथ साथ सर उनका जो एग्जिस्टेंस है वो बना रहेगा। फिर हम आगे बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज है जो इस पर्टिकुलर एरियाज, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में आइसोलेट होके रहती है। तो हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ सच स्पीसीज आर दी अंडमान टेल, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। तो हम ये समझ सकते हैं ये कुछ ऐसी स्पीसीज है जिनका धीरे धीरे सर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सर ये धीरे धीरे कुछ है ना स्पेसिफिक लोकेशन में ही क्या होती जा रही, कंसंट्रेटेड होती जा रही, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही ये आइसोलेटेड होती जा रही है। तो हमें समझ में आ गया है सर कि ये स्पीसीज कौन कौन सी है। फिर हम बात करते हैं एक्सटेंट स्पीसीज की। स्टार्टिंग से ही जिसकी बात कर रहे हैं कि सर क्या हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे, तो चलो बात कर लेते हैं क्या होता है ये। दिस आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेस ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे में
अगर तो हम बात करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज की, ये वो स्पीसीज है जो अब अपने जो एरियाज हैं उन एरियाज में अब नहीं देखी जाती। मतलब सर अब हम इन स्पीसीज को खो चुके हैं। ये ऐसी स्पीसीज है जिनको कई बार सर्च करने की कोशिश की गई है पर ये अभी तक हमें वापस नहीं मिली है। तो ऐसा मान लिया गया है कि सर ये क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ये खो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है। और स्पीसीज में बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कंटिनेंट और दी एंटायर। और अब बात करते हैं सर एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो सर ये जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है ना वो किसी एक लोकल एरिया से भी खत्म हो सकती है सर, किसी रीजन से भी खत्म हो सकती है, किसी कंट्री से भी खत्म हो सकती है, कंटिनेंट से भी खत्म हो सकती है, और सर ऑल ओवर एंटायर अर्थ से भी वो क्या हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है। फिर हम आगे देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ सच स्पीसीज आर दी एशियाटिक चीता, पिग हेड डक। और सब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, तो सर एशियाटिक चीता हो गया और इसी के साथ साथ सर पिग हेड डक हो गया। तो सर ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स है जिसको हम कह सकते हैं कि सर ये क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो हमें ये आइडिया लग चुका है कि सर ओवरऑल ये सिस्टम है क्या, IUCN ने ऐसा क्लासिफिकेशन क्यों किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सर IUCN का एक क्लासिफिकेशन है और सर ये जो क्लासिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग हमने प्लांट्स और एनिमल्स स्पीसीज को क्या कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है, कैटेगराइज कर रखा है। फिर हम ये देखते हैं सर कि कई सारे ऐसे हमारे सामने है ना अब नेगेटिव फैक्टर्स है जिनको कंट्रोल करने की जरूरत है, और उन्हीं के लिए सर यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब बात करते हैं IUCN की, तो IUCN ने क्या किए हैं, कुछ स्पीसीज, कुछ कैटेगराइजेशन उन्होंने हमें दिए हैं। तो हम बात करते हैं नॉर्मल स्पीसीज की। तो सर ऐसी स्पीसीज होती है जिनका जो पॉपुलेशन जो लेवल है ना वो कैसा है, नॉर्मल है, उनके सर्वाइवल के लिए ओके है। मतलब सर उसको कोई खतरा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मतलब सर रात को बढ़िया खाते हैं, सुबह मजे से उठते हैं, मतलब कोई टेंशन वाली बात इनके लाइफ में है नहीं। और ऐसे कौन कौन सी स्पीसीज है सर, कैटल है, साल है, पाइन है, रोडेंट्स है। फिर हम बात करते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज की। सर ऐसी स्पीसीज है जो अब क्या होने वाली है, एक्सटिंक्ट होने वाली, मतलब सर पूरी की पूरी खत्म होने वाली है। तो हमें आइडिया लग चुका है सर वो स्पीसीज वो कौन सी हो सकती है जो किस में है सर, डेंजर में है। वो कौन सी हो सकती है, इंडेंजर्ड स्पीसीज हो सकती है। सर ये जो स्पीसीज है वो अब किस में है, डेंजर में है। सर इनका जो सर्वाइवल है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, और अगर इसके नेगेटिव फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया गया, इसके लिए कुछ अच्छे मेजर्स नहीं लिए गए, तो हो सकता है धीरे धीरे ये जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है ना वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज बन जाए, मतलब पूरी की पूरी ही खत्म हो जाए। अब सर ऐसे में कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, ब्लैक डक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड, ऐसा का। फिर हम आगे देखते हैं वल्नरेबल डिसीजेस। तो सर वल्नरेबल स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती है, ये वो स्पीसीज होती है जो अब इंडेंजर्ड हो सकती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि सर अब ये धीरे धीरे इंडेंजर्ड हो जाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडेंजर्ड अगर कोई स्पीसीज होती है तो उसके बाद वो सीधा क्या होती है, एक्सटिंक्ट होती है। तो हम समझ सकते हैं कि वल्नरेबल स्पीसीज में भी आना बहुत बड़ी बात है। तो हम ये समझ चुके हैं। फिर हम आगे देखते हैं सर कि अगर इसके नेगेटिव फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया गया तो हो सकता है कि ये जो वल्नरेबल जो डिजीजेस है, वल्नरेबल, तो ये हो सकता है सर कि जो ये वल्नरेबल स्पीसीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वो हमारी इंडेंजर्ड स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाए। फिर हम देखते हैं रेयर स्पीसीज। सर जो रेयर स्पीसीज होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल पॉपुलेशन में देखी जाती है, और सर वो कभी भी इंडेंजर में भी आ सकती है और साथ ही साथ वल्नरेबल कैटेगरीज में भी वो आ सकती है अगर इसके नेगेटिव फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया गया। और सर एग्जाम्पल्स है हमारे सामने वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, ऐसे। फिर हम देखते हैं एंडेमिक स्पीसीज। सर एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, एक ज्योग्राफिकल एरिया तक लिमिटेड होती जा रही है, आइसोलेटेड होती जा रही है। और सर हम ये समझ सकते हैं जब वो धीरे धीरे आइसोलेट होगी, धीरे धीरे वो है ना एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में कंसंट्रेटेड होगी, तो हो सकता है कि वो किसी ना किसी टाइम में जाके एक्सटिंक्ट हो जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि सर धीरे धीरे वो अपने आप को है ना सभी एरिया से खत्म कर लेगी। तो जैसे कि हम बात करते हैं सर निकोबार पिजन की, अंडमान वाइल्ड की। फिर हम आगे बात करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज की। तो सर एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती है जो सर अब है ना अकर नहीं करती, बहुत टाइम से इनके लिए सर्चेस किए गए, कई बार इनको ढूंढने की कोशिश की गई, पर अब ये हमारी सर्चेस से बाहर निकल चुकी है, अब ये हमें देखने को नहीं मिलती है। और सर ऐसी कई सारी स्पीसीज है जिनको अब कंट्रोल नहीं किया गया, उनके लिए मेजर्स नहीं लिए गए, तो हो सकता है कि कई सारी स्पीसीज क्या बन जाए, एक्सटिंक्ट स्पीसीज बन जाए। और हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स है सर एशियाटिक चीता और इसी के साथ पिंक हेड डक। टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो। आखिर सर हम बात करने जा रहे हैं एशियाटिक चीता के बारे में, और सर ये कहाँ
हो चुके हैं, कहाँ ये जा चुके हैं। तो चलो देखते हैं द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल। तो हमें पता पड़ता है कि सर जो हमारे एशियाटिक चीता था वो वर्ल्ड का सबसे फास्ट मैमल था। फिर हम बात करते हैं जब चीता फिर हमारे सामने आता है उसका एक साइंटिफिक नाम जिसका नाम है सर एसिनोनिक्स जुवेंटस। फिर हम बात करते हैं इज अ यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ द कैट फैमिली। और ये सर किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये कैट फैमिली से बिलोंग करता है। एंड कैन मूव एट द स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये मैक्सिमम किस स्पीड पे भाग सकता है, किस स्पीड पे ये रनिंग कर सकता था? 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये मूव कर सकता था। फिर हम बात करते द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लियोपार्ड। तो कई बार सर जो चीता है ना उसी को ही लियोपार्ड समझ लिया जाता है या लियोपार्ड को ही चीता समझ लिया जाता है। पर सर इसमें डिफरेंस होता है। सर डिफरेंस क्या होता है? इट्स डिस्टिंग्विश मार्क्स आर द लॉन्ग teardrop shaped lines on each sides of the nose from the corner of this its eyes to its mouth। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो हमारा चीता होता है ना उसके है ना लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप्ड लाइंस होती है। तो चलो देखते हैं, हम बात करते हैं सर इसकी। सर हम बात कर रहे हैं इस वाले एरिया की, दिख रहा है सर यहाँ पे, ये होती है चीता की पहचान। फिर हम आगे देखते हैं पीरियड टू द 20th सेंचुरी चीताज वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अफ्रीका एंड एशिया। तो हम बात करते हैं 20th सेंचुरी से पहले की। तो सर ये ऐसा टाइम पीरियड था जब चीताज जो थे ना वो वाइडली क्या हो रखे थे, मतलब बहुत है ना डिस्ट्रीब्यूट हो रखे थे अफ्रीका और एशिया में, मतलब बहुत ज्यादा इनकी पॉपुलेशन थी। फिर हम देखते हैं टुडे द एशियन चीता इज नियरली एक्सटेंड ड्यू टू अ डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे। और सर अब जब हम बात करते हैं एशियाटिक चीता की अभी के टाइम पीरियड में, तो सर ये देखा गया है कि ये नियरली एक्सटेंट है, मतलब सर खत्म होने ही वाले हैं। क्यों सर? क्योंकि अब इनके अवेलेबल जो हैबिटेट है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। इनको इनके लिए क्या नहीं मिल रहे हैं? शिकार, या जिसे हम कहते हैं प्रे, वो नहीं मिल पा रहे हैं। द स्पीसीज फॉर डिक्लेयर्ड एक्सटेंट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952। इंडिया में तो सर 1952 से ही इसे क्या कर दिया गया है? एक्सटेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। फिर चलो हम एक बार इसका रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने बेसिकली देखा क्या क्या है। तो चलो स्टार्टिंग में हमने ये देखा कि सर जो एशियाटिक चीता है ना वो पूरे लैंड का कैसा है? सबसे फास्टेस्ट एनिमल है, फास्टेस्ट मैमल है। फिर हम बात करते हैं सर कि ये कैट फैमिली से बिलोंग करता है। फिर हमने देखा 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रन कर सकता है। फिर हमने ये देखा कि सर जो चीता होता है ना उसको हम ऑफन लियोपार्ड से कंफ्यूज कर लेते हैं। पर सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सर ये जो टीयर ड्रॉप शेप इसके ऊपर आइस के पास में ये जो है ना जो शेप है ना उसी के कारण हम इसको क्या कर सकते हैं? डिफरेंस इसका देख सकते हैं। फिर हम ये देखते हैं जब हम बात करते हैं 20th सेंचुरी से पहले की, तो हमें ये देखने को मिलता है सर कि पूरे अफ्रीका और एशिया में इसकी बहुत अच्छी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती थी। पर सर अभी के टाइम पीरियड की जब हम बात करते हैं तो सर हैबिटेट की कमी होने के कारण, प्रे की कमी होने के कारण अब धीरे धीरे एशियाटिक चीता क्या होते जा रहे हैं? एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं सर कि 1952 से इंडिया में इसे क्या डिक्लेयर कर दिया गया? एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है डेप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फाउना। सर जो डेप्लेशन होता जा रहा है ना धीरे धीरे हमारा फ्लोरा और फाउना का, वो हम देखते हैं। तो चलो व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच अ फियरफुल डेप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फाउना। तो क्वेश्चन यही है सर, ऐसे कौन कौन से नेगेटिव फैक्टर्स है जिसके कारण हमारा जो फ्लोरा और फाउना है ना वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इफ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म नेचर इनटू अ रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो सर हम जब भी हमारे आसपास देखते हैं तब हमें ये पता पड़ता है कि सर हमने नेचर को अब है ना धीरे धीरे किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है? एक रिसोर्स ऑब्टेनिंग मशीनरी के अंदर हमने उससे ट्रांसफॉर्म कर दिया है। भले ही हम डायरेक्टली उससे रिसोर्सेज लें या हम उससे इनडायरेक्टली हम रिसोर्सेज लें, पर हमने धीरे धीरे हमारे जो फॉरेस्ट है, जो धीरे धीरे हमारा जो नेचर है ना उसको किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है? एक रिसोर्स ऑब्टेनिंग मशीनरी में हमने उससे क्या कर दिया है? ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब हमें क्या क्या मिलता है सर? एक हमारे ट्रांसफॉर्मेशन से तो हमें मिलता है सर वुड मिलता है, बार्क्स मिलते हैं, लीव्स मिलते हैं, रबर मिलता है, मेडिसिन्स मिलते हैं, डाइज मिलता है, फूड मिलता है, फ्यूल्स मिलते हैं, फॉडो मिलते हैं, और इसी के साथ साथ मैन्योर भी हमें कहाँ से मिलता है? वो भी हमें हमारे फॉरेस्ट से मिलता है। और साथ साथ में जो हमारे रिसोर्स ऑब्टेनिंग मशीनरी है वो हमें ये सब
देती है। फिर हम आगे देख, सो इट इज वी आवरसेल्व्स हु हैव डेप्लेटेड आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हम ये कह सकते हैं कि सर हम खुद ही जिम्मेदार हैं हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के डेप्लेट होने के। फिर हम देखते हैं द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज। तो हम बात करते हैं कि सर सबसे ज्यादा जो डैमेज है ना वो डैमेज हुआ था सर कॉलोनियल पीरियड में। अब सर कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ था, कॉलोनियल पीरियड में एक्सपेंशन हुआ था किसका, रेलवेज का, एग्रीकल्चर का, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज का। और इसके कारण धीरे धीरे हमारे जो फॉरेस्ट है, हमारी जो ये रिसोर्स ऑब्टेनिंग जो मशीनरी थी ना ये डेवलप हो चुकी थी और धीरे धीरे ये सभी रिसोर्सेज को हमारे फॉरेस्ट से निकाल रही थी, हमारे फॉरेस्ट लैंड से ये निकाल रही थी। और उसके कारण क्या हो रहा था, धीरे धीरे हमारे जितने भी रिसोर्स है वो धीरे धीरे डेप्लेट होते जा रहे थे। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद की भी, तो हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कंटिन्यूअस टू बी वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ द डेप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो हम ये देखते हैं कि सर इंडिपेंडेंस के बाद भी एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के कारण ये देखा गया है कि धीरे धीरे हमारा जो फॉरेस्ट रिसोर्स है वो डेप्लेट होता जा रहा है। मतलब हम बात करते हैं कि सर हमारा जो फॉरेस्ट है वो किसमें ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है, वो एग्रीकल्चर लैंड में ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। बिटवीन 1951 एंड 1980 अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, हम बात करते हैं टाइम पीरियड है सर 1950 से 1980 का। इस टाइम पीरियड में एक सर्वे हुआ था जिस सर्वे का नाम था द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ओवर 26,200 स्क्वायर मीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड ऑल ओवर इंडिया। तो हमने ये देखा कि सर लगभग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया था, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया था, ताकि सर इंडिया की जो भूख है, जो फूड की जो एक हमारी नीड है, जो सप्लाई है वो बनाई जा सके। फिर हम आगे देखते हैं सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल बेल्ट्स स्पेशली इन द नॉर्दर्न, ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया हैव बीन डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम, अ टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब होता क्या है ना सर, जब हम बात करते हैं ट्राइबल बेल्ट्स की, जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न या फिर सेंट्रल इंडिया की, तो हम ये देखते हैं कि सर वहाँ पे जो एरियाज है वो धीरे धीरे कैसे हो रहे हैं, डिफॉरेस्ट हो रहे हैं, डिग्रेडेड होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि सर वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन चलता है, जिसे हम झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में स्लैश किया जाता है और बर्न किया जाता है, मतलब काटा जाता है, फिर वहाँ पे उस एरिया पे आग लगा दी जाती है और फिर उसके बाद जो ह्यूमस बनता है उसके कारण जो वो लैंड तैयार होता है वहाँ पे क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर किया जाता है। तो हम ये समझ चुके हैं कि सर जो ट्राइबल बेल्ट्स हो गए नॉर्दर्न स्टेट्स के, हमारे सेंट्रल इंडिया के, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, झूम कल्टीवेशन देखने को मिलता है। तो ये सर जो झूम कल्टीवेशन है इसके कारण ही सर धीरे धीरे अब हमारे जो फॉरेस्ट है वो क्या होते जा रहे हैं, डेप्लेट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। हम एक बार इसका रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा है। तो हमारे सामने क्वेश्चन था सर व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स है, कौन कौन से नेगेटिव फैक्टर्स है जिसके कारण हमारे फ्लोरा और जो फाउना है वो धीरे धीरे डेप्लेट होते जा रहे हैं। जब भी हम हमारे आसपास देखते हैं, आसपास के एनवायरमेंट को देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमने धीरे धीरे हमारे जो नेचर है ना उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है एक रिसोर्स ऑब्टेनिंग मशीनरी में। भले ही वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, पर हम हमारे नेचर से बहुत कुछ रिसोर्सेज निकालते जा रहे हैं। बेसिकली हम जब बात करते हैं फॉरेस्ट की, तो हमने ये देखा है सर जो फॉरेस्ट है जो एक हमारे रिसोर्स ऑब्टेनिंग एक एरिया है, वहां पे हम देखते हैं सर कि हमने वुड हुए, बाक्स हुए, लीव्स हुए, रबर हुए, मेडिसिन हुई, डाइस, फूड, फ्यूल, फोडर, मैन्योर, इन सभी के लिए धीरे धीरे हमने हमारे फॉरेस्ट को खत्म कर दिया है। फिर हम आगे देखते हैं सर कि इन सभी के लिए जिम्मेदार सिर्फ हम ही हैं, इन फ्लोरा और फाउना के जो डिप्लेशन हो रहा है उसके सबके जिम्मेदार हम ही हैं। फिर हम बात करते हैं सर कि जो ग्रेटेस्ट डैमेज है सर, जो ग्रेटेस्ट डैमेज है ना सर इंडिया को, वो कब हुई थी सर, वो हुई थी कॉलोनियल पीरियड में। अब कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ था सर, कॉलोनियल पीरियड में हमने एक्सपेंड कर दिया था हमारा रेलवे, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और इसी के साथ साथ माइनिंग एक्टिविटीज। इन सभी के कारण सर ओवरऑल जो हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर हमारा जो फ्लोरा और फाउना है वो डिप्लेट। फिर हम देखते हैं सर इंडिपेंडेंस के बाद भी ऐसा कोई खासा बदलाव नहीं आया था। इंडिपेंडेंस के बाद भी एग्रीकल्चर एक्सपेंशन वैसे ही चलता रहा और इसके कारण हमारे जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस है वो धीरे धीरे डेप्लेट होने लग गए। फिर हम बात करते हैं एक रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट आई थी 1951 से 1980 के लिए और इस रिपोर्ट का नाम था द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और इसमें यह पाया जाता है कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया। फिर हम ये देखते हैं कि सर जो ट्राइबल बेल्ट्स होते हैं नॉर्दर्न स्टेट्स के, सेंट्रल इंडिया के, वहां पे हमें देखने को मिलती है सर झूम कल्टीवेशन। और सर जो झूम कल्टीवेशन है,
जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो सर जो हमने हमारे जो फॉरेस्ट है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, उसको डिस्ट्रक्ट किया है, जो डिस्ट्रक्शन हमने किया है उसके इम्पैक्ट हम पे क्या क्या पढ़ रहे हैं, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। जब हम बात करते हैं लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, तो हमें बात करनी चाहिए सर जो लार्ज स्केल हमारा जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो हमारा लॉस ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है ना, हमें उसके बारे में भी बात करना चाहिए। क्योंकि सर जो लार्ज स्केल जब भी डेवलपमेंट्स होते हैं, जब भी नए नए प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो लॉस है वो किन्हें होता है, वो फॉरेस्ट को होता है। फिर हम देखते हैं सिंस 1951, हम बात करने जा रहे हैं 1951 की, ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड ओवर फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। तो हम बात करते हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की। तो सर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, उन्हें कंस्ट्रक्ट करने के लिए 1951 से अभी तक लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड को क्या किया जा चुका है, क्लियर किया जा चुका है। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद प्रोजेक्ट्स लाइक दी नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। और सर अभी भी ये काम जारी है। जब हम बात करते हैं नर्मदा सागर प्रोजेक्ट की, तो सर मध्य प्रदेश में अभी भी फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है ताकि एक रिवर वैली प्रोजेक्ट वहां बनाया जा सके, which would induted 40,000 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट। और सर जैसे कि हम बात करते हैं कि सर जो एरिया है वो है एरिया लगभग 40,000 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है। माइनिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन। तो हमने बात कर ली सर कंस्ट्रक्शन की, अब हम बात करते हैं माइनिंग की। तो सर जो माइनिंग है ना, माइनिंग एक्टिविटीज के कारण भी धीरे धीरे हमारे जो फॉरेस्ट है उनका क्या किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। तो क्या होता है सर, जो बक्सा टाइगर रिजर्व है ना, जो कि कहाँ लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, वहां ऐसा देखा गया है कि सर वहां पे डोलामाइट की माइनिंग होती है। और डोलामाइट की माइनिंग होने के कारण जो ये बक्सा टाइगर रिजर्व है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। फिर हम देखते हैं इट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज एंड ब्लॉक द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर्स। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो नेचुरल हैबिटेट है उनका, जो रहने का उनकी जगह है ना, वो भी डिस्ट्रॉय होती जा रही है। और इसी के साथ साथ जो उनकी माइग्रेशन एक्टिविटी है, माइग्रेशन रूट है ना, वो भी चेंज होता जा रहा है, इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियाना एलिफेंट। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो इंडियन एलिफेंट है वो भी अब धीरे धीरे अपने जो रूट्स हैं, जो माइग्रेशन है उसके जो रूट्स हैं उनको चेंज कर रहा है। फिर हम देखते हैं मैनी फॉरेस्टर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट hold the view that the greatest degrading factors behind the depletion of forest resources are grazing and fuelwood collection। तो जब भी हम बात करते हैं सर फॉरेस्टर्स की, एनवायरमेंटलिस्ट की, तो उनका कहना होता है सर कि ओवरऑल जो ये फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है ना, वो किस वजह से हो रहा है, वो हो रहा है सर ओवर ग्रेजिंग की वजह से, और इसी के साथ साथ फ्यूलवुड कलेक्शन की वजह से। मतलब जो लोग है ना लकड़ियां लेके आते हैं ना जंगलों से, उसके कारण, और उसी के साथ 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 जो ग्रेजिंग एक्टिविटीज होती है ना उसके कारण। दो देयर में बी सम सब्सटेंसेस इन देयर आर्गुमेंट्स। तो हम सर मान सकते हैं कि सर कि कुछ है ना ग्रेजिंग की वजह से, कुछ हमारे है ना फ्यूलवुड कलेक्शन की वजह से हो सकता है कि सर हमारे फॉरेस्ट के ऊपर कुछ ना कुछ क्या पड़े, इम्पैक्ट पड़े। पर सर जब हम बात करते हैं बिगर पिक्चर की, तो हम ये देख सकते हैं सर जो माइनिंग एक्टिविटीज हो गई और इसी के साथ साथ सर ये जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हो गए, तो सर जो मेजर जो इम्पैक्ट है ना वो इन्हीं के वजह से पड़ता है। फिर हम आगे देखते हैं द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर रिपोजिटरीज ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो हम बात करते हैं सर जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स होते हैं ना वो एक रिपोजिटरीज के जैसे काम करते हैं, जहां पे हमारे ओवरऑल कंट्री के कई सारे जो वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है ना वो हमें देखने को मिलते हैं, कई सारे मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, और इसी के साथ साथ कई सारे अदर रिसोर्सेज होते हैं दैट मीट द डिमांड ऑफ द रैपिडली एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो हमारा लगातार जो ये एक्सपैंड होता हुआ इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी है ना, उसके कारण हम धीरे धीरे हमारे फॉरेस्ट को क्या करते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं, और धीरे धीरे उसके सारे रिसोर्सेज को हम एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं। दिस प्रोटेक्टेड एरियाज दस मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल एंड देयरइन लाइज द फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट। अब होता क्या है सर, जो ये प्रोटेक्टेड एरियाज का जो कॉन्सेप्ट है ना उसके कारण सर लोगों के मनों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रही है, क्योंकि सर हर किसी के लिए सर प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब कुछ और ही है, और सर यही कारण है कि इससे कई सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जन्म
लेते हैं। इसके कारण कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, poisoning and forest fires are factors which have led to the decline in India's biodiversity। तो सर जो हम डिक्लाइन देख रहे हैं ना इंडिया की बायोडाइवर्सिटी में, वो किसके कारण हो रहा है सर? वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण हो रहा है। धीरे धीरे जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट होते जा रहा है, हंटिंग के कारण होता है, पोचिंग के कारण होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण हमें ये देखने को मिलता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण हमें ये देखने को मिलता है, साथ ही साथ जो फॉरेस्ट फायर होती है, यही कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसके कारण जो इंडिया का बायोडाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है। अदर इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर अनइक्वल एक्सेस। सर लोगों को इक्वल एक्सेस नहीं मिल पाता, इसी के साथ साथ इक्वेटेबल कंजप्शन नहीं हो पा रहा हमारे रिसोर्सेज का, इसी के साथ साथ जो डिफरेंशियल शेयरिंग है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग। तो सर एनवायरमेंटल वेलबींग की जब भी बात की जाती है तो सर उसमें लोगों क्या है ना, शेयर जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो शेयर जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता जाता है। क्यों होता है सर ऐसा? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर जो भी फॉरेस्ट, जो भी रिसोर्सेज है वो किसके लिए बने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बने हुए हैं, इक्वली उसके ऊपर किसी का हक नहीं है, किसी का भी उसके ऊपर राइट नहीं है। तो फिर हम आगे देखते हैं, ओवर पॉपुलेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन साइटेड एज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो सर इसी के साथ साथ सर जो ओवर पॉपुलेशन है ना, ओवर पॉपुलेशन के कारण भी हम ये देखते हैं कि सर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलता है। हाउएवर एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम्स 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज देन एन एवरेज सोमालियन। जब हम बात करते हैं अमेरिकन की तो वो लगभग 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू एवरेज सोमालियन के। फिर हम आगे देखते हैं, सिमिलरली द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी प्रोबेबली कॉज मोर इकोलॉजिकल डैमेज बिकॉज ऑफ द अमाउंट दे कंज्यूम देन द पुअरेस्ट 25%। और जब हम बात करते हैं रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी की, तो हमें ये देखने को मिलता है वो बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल डैमेज करते हैं एज कंपेरेटिव टू 25% ऑफ पुअरेस्ट के। फिर हम आगे देखते हैं, द फॉर्मर शेयर्स मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग। फिर हम इसी के साथ देखते हैं सर कि लोग है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहे कि सर हमें है ना एनवायरमेंटल वेलबींग को बनाए रखना है और इसके कारण हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि वो इज कंज्यूमिंग व्हाट, फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच। तो सर क्वेश्चन यही है कि सर आखिर ऐसा कौन है जो इन सभी रिसोर्सेज को कंज्यूम करता जा रहा है, इसी के साथ वो कहाँ से कंज्यूम करता जा रहा है और सर वो कितना इसे कंज्यूम करता जा रहा है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू। जब भी हम बात करते हैं सर डिस्ट्रक्शन की, जब भी हम हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रहना चाहिए ये सिर्फ और सिर्फ एक बायोलॉजिकल इशू नहीं, ये उससे बढ़कर है। द बायोलॉजिकल इशू इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी। सब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल लॉस की तो हमें ये समझ में आता है सर बायोलॉजिकल लॉस तो हो ही रहा है और ये जो बायोलॉजिकल लॉस है वो कोरिलेट हो रखा है सर कल्चर डाइवर्सिटी से। तो सर हमें ये भी समझ में आता है कि धीरे धीरे लॉस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी भी होता जा रहा है, हमारा जो कल्चर है वो भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिस्ट्रक्ट होता जा रहा है, उसका भी लॉस होता जा रहा है। फिर हम आगे देखते हैं, सच लॉसेस हैव इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड एंड इम्प्रोवाइज्ड मैनी इंडिजिनियस एंड अदर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज। तो हम बात करते हैं सर ये जो लॉसेस है ना वो धीरे धीरे सर जो मार्जिनलाइज या फिर जो इम्प्रोवाइज्ड जो सोसाइटीज है, जो इंडिजिनस जो लोग है ना सर वहाँ पे रहने वाले, उन फॉरेस्ट पे रहने वाली जो कम्युनिटीज है सर उनके ऊपर डायरेक्टली ये क्या कर रहा है, उनको खत्म कर रहा है। धीरे धीरे उनका जो ओवरऑल जो उनका कल्चर है वो खत्म कर रहा है, जो उनका लिवलीहुड है वो धीरे धीरे ये खत्म करता जा रहा है। वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉर फूड, ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर ये जो कम्युनिटीज है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है सर हमारे वाइल्ड लाइफ के ऊपर, हमारे फॉरेस्ट के ऊपर। और सर उनसे उन्हें क्या क्या मिलता है सर, उनसे उन्हें फूड मिलता है, ड्रिंक मिलता है, मेडिसिन मिलता है, कल्चर मिलता है, स्पिरिचुअलिटी मिलती है। तो इसी के कारण हम समझ सकते हैं कि सर ऐसी जो कम्युनिटीज हैं जो इस फॉरेस्ट पे डिपेंड है, या फिर हम बात कर लेते हैं सर ऐसी कम्युनिटीज, ऐसे इंडिजिनस ग्रुप्स की जो इन फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, तो हम ये समझ में आता है सर कि सर जब हम इनको डिस्ट्रक्ट करेंगे तब धीरे धीरे हमारी ये कम्युनिटीज भी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। फिर हम आगे देखते हैं, विद इन द पुअर वुमन आर अफेक्टेड मोर देन मैन। और हम बात करते हैं सर पुअर वुमन की, तो सर जब हम कंपैरिजन करते हैं मैन और वुमन में तो सर पुअर वुमन ज्यादातर क्या देखी जाती है, ज्यादातर अफेक्टेड देखी जाती है, क्योंकि उनके लाइफ में कई सारे क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं इसके कारण। फिर हम आगे देखते हैं, इन मैनी सोसाइटीज वुमन बियर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल, फॉडर, इसी के साथ साथ वाटर एंड अदर बेसिक सब्सटेंसेस
नीड्स। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो वुमेन्स जो होती है ना, सोसाइटीज़ में ऐसा देखा गया है कि सर उनका काम है सर फ्यूल को लाना, फॉडर को लाना, वाटर को लाना, और इसी के साथ साथ सर जो बेसिक सब्सटेंसेस है ना, नीड्स जो है हमारी, उनको है ना जमा करने का काम, कलेक्ट करने का काम किसका होता है? वुमेन्स का होता है। ऐसा ज़्यादातर सोसाइटीज़ में देखा गया है। एज दिस रिसोर्सेस आर डिप्लेटेड, और जैसे जैसे ये रिसोर्सेज डिप्लेट होते जाएंगे, दी डिग्री ऑफ वुमन इंक्रीजेस एंड समटाइम्स दे हैव टू वॉक फॉर मोर देन 10 किलोमीटर टू कलेक्ट दिस रिसोर्सेज। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे ही रिसोर्सेज डेप्लेट होंगे तो धीरे धीरे उन्हें सर ज़्यादा दूर जाके इन रिसोर्सेज को जमा करना होगा। तो सर आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में ही हमें फ्यूल मिल रहा था, मतलब हमारे पास में हमें वुड मिल रहा था, मेडिसिन मिल रही थी, तो हमें दूर जाने की जरूरत नहीं थी। जब ये रिसोर्सेज ही डेप्लेट हो जाते हैं तो उन वुमेन्स को क्या करना होगा, दूर दूर तक चल के जाना होगा, लगभग 10 किलोमीटर तक उन्हें जाना होगा, ताकि वो फ्यूल को ला सके, फॉडर को ला सके, वाटर को ला सके। फिर हम आगे देखते हैं, दिस कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर वुमेन एंड नेग्लिजेंस ऑफ होम एंड चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज आवर्स ऑफ वर्क। तो सर इससे होगा क्या, धीरे धीरे उन्हें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी। इसी के साथ साथ सर वो अपने घर के कामों में ध्यान नहीं दे पाएगी, अपने बच्चों पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगी, क्योंकि सर उनका जो ओवरऑल टाइम है वो सब इस कलेक्शन में ही लग जाएगा, विच ऑफन हैज सीरियस सोशल इम्प्लीकेशन। और इसी के कारण सर कुछ इसमें सोशल इम्प्लीकेशंस भी देखे जाएंगे। फिर हम आगे देखते हैं, द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट of degradation such as severe drought or deforestation induced floods etc also hits the poor the hardest। और इसी के साथ साथ सर जो ये ओवरऑल एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होगा, इसके साथ धीरे धीरे सर डिफॉरेस्टेशन होगा, फ्लड्स आएंगे, और इसी के कारण सर धीरे धीरे ये जो हमारा पुअर है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट इससे क्या होगा, हिट होगा। तो हम ये समझ सकते हैं सर ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ने वाला है, पुअर पे ही पड़ने वाला है। फिर हम आगे देखते हैं, पॉवर्टी इन दिस केसेस इज अ डायरेक्टली आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि जो हमारी पॉवर्टी है सर, गरीबी बढ़ जाएगी, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होता है तो गरीबी बढ़ जाएगी, और साथ साथ ही सर जो ये पुअर जो क्लास है उनकी प्रॉब्लम्स भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देयरफॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर वाइटल टू दी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंट इन दी सब कॉन्टिनेंट। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं सर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ और एनवायरमेंट के लिए इस कॉन्टिनेंट में। इट इज़ इम्पेरेटिव टू अडेप्ट टू साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सर हम ऐसे कुछ कदम उठाए, कुछ ऐसे हम इम्पेरेटिव्स को हम ले, ताकि हम हमारे फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को क्या कर सके, कंजर्व कर सके। और टॉपिक है आज हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। बेसिकली हम क्या देखने जा रहे हैं, जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया में हम कैसे कंजर्व कर रहे हैं हमारे वाइल्ड लाइफ को और हमारे फॉरेस्ट को। तो चलो शुरू करते हैं। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल। तो हम जैसे कि जानते हैं कि सर धीरे धीरे हमारा जो कि कंजर्वेशन का जो इशू है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि सर हम देख रहे हैं धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन घटता जा रहा है, फॉरेस्ट्री जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बट व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आगे सर हमें क्या जरूरत है हमारे फॉरेस्ट को और हमारे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। और इसी के साथ साथ हम ये समझ सकते हैं ऐसा कि जो कंजर्वेशन जो है वो हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, उसे प्रिजर्व करता है। जैसे कि सर हमारे लाइफ के एसेंशियल होते हैं वाटर, एयर और सॉइल, ये सब कंजर्वेशन के थ्रू ही हमें मिल सकते हैं। फिर हम देखते हैं सर इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। तो सर हम ये समझ सकते हैं कि सर जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन से हम हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स में हमें देखने को मिलती है। और इससे सर होगा क्या सर, इससे हमारी बेटर ग्रोथ देखने को मिलेगी सर स्पीसीज में और ब्रीडिंग में। फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर, अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज। तो सर आज भी हम है ना ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज पे ही डिपेंड है। फिर हम देखते हैं फिशरीज टू आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन दी मेंटेनेंस ऑफ एक्वाटिक डाइवर्सिटी। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर हमारी जो फिशरी है, फिशरी भी किस पे डिपेंड है सर, एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि सर अगर हम उसे कंजर्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली सर हमारी जो फिशरी है वो भी क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। फिर हम आगे देखते हैं इन द 1960s एंड 1970s कंजर्वेशनिस्ट डिमांड्स अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो हमने ये देखा 1960s से 1970s के बीच में जो कंजर्वेशनिस्ट है ना, उन्होंने डिमांड करी कि सर हमारे नेशन के अंदर एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम होना चाहिए। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। और सर इसी के रिस्पॉन्स में सर हमारे सामने आता है द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कब आया था 1972 में आया था, विद वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग
हैबिटेट्स। और इसी के साथ साथ सर कई सारे नए प्रोविजंस को इसमें ऐड किया गया था ताकि हमारे जो हैबिटेट्स है उसको हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। फिर हम देखते हैं एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज आल्सो पब्लिश। और इसी के साथ साथ सर एक है ना ऑल और इंडिया में एक प्रोटेक्टेड स्पीसीज की हमने क्या बनाई थी, लिस्ट बनाई थी। फिर हम आगे देखते हैं द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज बाय बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। तो हम समझ सकते हैं सर कि ये जो प्रोग्राम है ना, इसने क्या दिया था, थ्रस्ट दिया था ताकि हम हमारे जो लिविंग बीइंग्स है, जो हमारे एनिमल्स है, जो हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज है ना, हम उन्हें क्या कर सके, हम उन्हें कंजर्व कर सके। अब हम कंजर्व कैसे करने वाले थे सर, हमने बैन किया सर हंटिंग को कि आप हंटिंग नहीं कर सकते। हमने लीगल प्रोटेक्शन दिया उनको हैबिटेट्स को, और इसी के साथ साथ सर हमने उनका जो ट्रेड है उसको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इन मेजर्स के थ्रू हम क्या कर रहे थे, उनको कंजर्व कर रहे थे। सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो हम ये बात कर सकते हैं कि सर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने इसके रिस्पॉन्स में और भी कई सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को क्या किया, ओपन किया, सेटअप किया। फिर हम आगे देखते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। और इसी के साथ साथ सर कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसने कई सारे स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए क्या किए, प्रोटेक्टिंग प्रोग्राम्स भी चलाए विच were gravely threatened, including the tiger, the one-horned rhinos, the Kashmir stag और hangul। और इसी के साथ साथ 3 types of crocodiles, freshwater crocodile, saltwater crocodile and the घड़ियाल, the Asiatic lion and the others। तो इसी के साथ साथ सर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने है ना एनिमल स्पेसिफिक भी कई सारे प्रोग्राम्स चलाए। जैसे कि हम बात करते हैं सर हमारे एनिमल सर टाइगर के बारे में, वन हॉर्न राइनोस के बारे में, कश्मीर स्टेग के बारे में। सर ये कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनके लिए कुछ प्रोटेक्टिंग प्रोग्राम्स भी चलाए गए। फिर हम देखते हैं मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट ब्लैक बग, जिसे हम कहते हैं चिंकारा, द ग्रेट इंडियन बस्टर जिसे हम कहते हैं गोडावन, एंड दी स्नो लियोपार्ड। और इसी के साथ साथ सर जो स्नो लियोपार्ड है उसी के लिए भी हैव बीन गिवन फुल एंड पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। और इसी के साथ साथ इन्हें क्या मिला है, इन्हें लीगल प्रोटेक्शन मिला है कि सर इनका आप हंट नहीं कर सकते और ना ही आप इनका ट्रेड कर सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रेदर देन ऑन अ फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो सर अब जो कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पे फोकस करते हैं या फिर इसके जो बेसिकली जो स्पेसिफिक जो कंपोनेंट्स है ना उनके ऊपर। सर बेसिक हम ये देख पा रहे हैं कि सर अब ये जो कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट्स है ना, इनका जो फोकस है अब वो धीरे धीरे सर शिफ्ट होता जा रहा है सिर्फ और सिर्फ बायोडाइवर्सिटी पे। सर जितना ज्यादा हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, ओवरऑल जो सिस्टम है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो उस हिसाब से ही क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। देयर इज नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स। और इसी के साथ साथ कई सारे इंटेंसिव सर्च डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स की हम क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे ओवरऑल जो ये सिस्टम है उसको क्या कर सके, कंजर्व कर सके। इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि हमारे कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जिन्हें हम कंजर्वेशन प्लानिंग के अंदर लाते जा रहे हैं। इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980। सर एक है ना नोटिफिकेशन आया था हमारे सामने वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 के अंदर और 1986 के अंदर, जिसमें कई सारे जो बटरफ्लाईज हैं, मोथ्स है, बीटल्स हैं, ड्रैगन फ्लाई है, उनको इस लिस्ट में ऐड किया गया, इस प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट में ऐड किया गया कि सर हम इनको क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे और इसी के साथ हम इनका क्या करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे। फिर हम देखते हैं इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स और ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विद 6 स्पीसीज। और हम ये भी देखते हैं कि सर 1991 में प्लांट्स को भी इस लिस्ट में, प्रोटेक्टिंग लिस्ट में हमने ऐड किया और इस लिस्ट के अंदर लगभग 6 स्पीसीज को क्या किया गया, ऐड किया गया। तो एक बार हम इसका रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा है। तो हमने स्टार्टिंग करी थी कि सर यहाँ से कंजर्वेशन इन दी बैकग्राउंड। तो सर जब भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तब हम बात कर रहे होते हैं कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन और जो हमारी फॉरेस्ट्री है इसको कैसे इंक्रीज किया जाए। फिर हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन की कि बट व्हाई डू वी नीड कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमें सर क्या जरूरत आ रही है हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की। तो हम देखते हैं कंजर्वेशन। सर कंजर्वेशन जो है वो हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को तो प्रिजर्व करता ही, पर इसी के साथ साथ सर वो हमारे वाटर, एयर और सॉइल जैसे एसेंशियल लाइफ एसेंशियल्स को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। फिर हम देखते हैं कि सर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी
डाइवर्सिटी। हम जब कंजर्वेशन करते हैं तो सर जेनेटिक जो डाइवर्सिटी होती है, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको भी हम क्या कर रहे होते हैं, प्रिजर्व कर रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ सर हम ग्रोथ, किसकी ग्रोथ सर, स्पीसीज और ब्रीडिंग की भी हम क्या कर रहे होते हैं, ग्रोथ कर रहे होते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं सर एग्रीकल्चर का। वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज। आज भी हम है ना एग्रीकल्चर की फील्ड में ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज पे ही डिपेंड है। जबकि हम बात करते हैं फिशरीज की, तो सर फिशरीज जो है वो भी हेवीली डिपेंडेंट है एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी पे। जितना हम अच्छे से एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखेंगे उतनी ही अच्छी हमारी फिशरीज जो है वो मेंटेन हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं 1960 से 1970s के अंदर में देखा गया सर, जो ये कंजर्वेशनिस्ट जो थे ना, उन्होंने बोला कि सर हमें एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की जरूरत है। इसके अंडर में सर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, जो कि 1972 में इम्प्लीमेंट किया गया। और इसके अंदर हमने क्या देखा कि इसमें कई सारे प्रोविजंस थे, कई सारे इसमें प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स के लिए कई सारे लॉस थे। फिर हम आगे देखते हैं सर ऑल इंडिया लिस्ट, एक ऑल इंडिया लिस्ट बनाई जिसमें प्रोटेक्टेड स्पीसीज को पब्लिश किया गया। फिर हम देखते हैं सर कि जो इस प्रोग्राम में थ्रस्ट देखा गया वो देखा गया सर कि ज्यादा से ज्यादा सर जो पॉपुलेशन है, जो इंडेंजर स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाया जाए। और इसी के साथ साथ सर हम ये सब करने कैसे वाले थे सर, हम करने वाले थे सर बाय बैनिंग हंटिंग। तो हमने क्या किया सर, सबसे पहले हंटिंग को बैन किया सर, लीगल प्रोटेक्शन दिया उनके हैबिटेट्स को। और इसी के साथ साथ सर हमने जो ट्रेड है, वाइल्ड लाइफ का जो ट्रेड है उसे क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर हमने देखा कि और इसी के साथ साथ सर कई सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टैब्लिश किया। फिर हम आगे देखते हैं सर की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कई सारे है ना स्पेसिफिक एनिमल प्रोटेक्टिंग एक्ट्स या प्रोग्राम्स को भी क्या किया है, कंडक्ट किया है। जिसमें से हम देखते हैं सर टाइगर है, वन हॉर्न राइनोज है, कश्मीर स्टेग है, ऐसे कुछ एनिमल्स हमारे सामने जिसके प्रोटेक्शन के लिए, स्पेसिफिक एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या चलाया, कई सारे प्रोग्राम्स हमने चलाए हैं। फिर हम देखते हैं सर कि हमारा इंडियन एलिफेंट हो गया, ब्लैक डक हो गया, सॉरी ब्लैक बक हो गया, चिंकारा जिसे हम कहते हैं, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया जिसे हम गोडावन कहते हैं। इन सभी स्पीसीज को अभी जस्ट लेटेस्ट रिसेंटली ही हमने किसमें ऐड किया है, प्रोटेक्टिंग लिस्ट में हमने ऐड किया है। फिर हम आगे देखते हैं सर जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी अब हमारा क्या है, मेन फोकस है। फिर हम देखते हैं सर कि हमें इंटेंस सर्च करने की जरूरत है कि सर हम ज्यादा से ज्यादा कैसे कंजर्वेशन मेजर्स को फॉलो कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं सर कि एक वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 उसके अंदर में एक नोटिफिकेशन आया था सर। उस नोटिफिकेशन के अंदर हमने कई सारे बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स को भी हमने अब क्या करना शुरू कर दिया, ऐड करना शुरू कर दिया है, जो ये बताना चाह रहा है कि सर अब हम जो स्मॉल इंसेक्ट्स है, जो स्मॉल स्पीसीज है ना, उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनको भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज बनाना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1991 में फर्स्ट टाइम ऐसा टाइम पीरियड देखा गया था जब हमने प्लांट्स को भी इस लिस्ट में ऐड किया। लगभग 6 स्पीसीज को हमने इस लिस्ट में ऐड किया। और जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। हम देखने जा रहे हैं इसमें इसके टाइप्स को, तो चलो देखते हैं बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। इवन इफ वी वांट टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इट इज रेदर डिफिकल्ट टू मैनेज, कंट्रोल एंड रेगुलेट देम। तो जब भी हम हमारे फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की बात करते हैं तो हमारे सामने सर कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कई सारी डिफिकल्टीज आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक वास्ट फॉरेस्ट, एक बहुत बड़ा लैंड हमारा जो है ना वो फॉरेस्ट का है, तो हमारे लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज हमारे सामने आ जाती है। क्योंकि सर उसका मैनेज करना बहुत मुश्किल है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और इसी के साथ साथ सर उसे रेगुलेट करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन्ड और मैनेज बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। होता क्या है बच्चों, इंडिया के अंदर ये देखा गया है कि सर इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है ना, उसके कंजर्वेशन का काम, उसका ओन का काम, उसके मैनेजमेंट का काम है ना सर गवर्नमेंट खुद करती है। और गवर्नमेंट कैसे करती है सर, गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बना रखा है, दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और भी कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो सब मिल के सर इस फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, दिस आर क्लासिफाइड अंडर दी फॉलोइंग कैटेगरीज। और इसी के साथ साथ सर हमारे जो फॉरेस्ट है ना उनके लिए कुछ है ना कैटेगरीज बन रखी है, जिसमें से पहली कैटेगरी हमारे सामने है रिजर्व फॉरेस्ट। अब सर रिजर्व फॉरेस्ट होते क्या है, मोर देन हाफ ऑफ दी टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। जब हम बात करते हैं कि सर इंडिया के अंदर जितने भी फॉरेस्ट है ना, उसमें से लगभग मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट को हम क्या डिक्लेयर कर चुके हैं, रिजर्व फॉरेस्ट हम डिक्लेयर कर चुके हैं। अब सर बात आती है सर ये रिजर्व फॉरेस्ट होते क्या है। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट
एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। तो जब भी हम बात करते हैं सर फॉरेस्ट की, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन की, तो हम ये समझ सकते हैं सर कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है ना, उनमें सबसे ज्यादा वैल्यूबल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो हम बात करते हैं किनकी, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की। अब ये होते क्या है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो हम समझ सकते हैं सर कि जितना भी हमारे पास फॉरेस्ट लैंड है उसमें से लगभग 1/3 जो है वो क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। फिर हम देखते हैं एज डिक्लेयर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और सर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड किसने बनाया, सर वो बनाया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डेप्लेशन। इस फॉरेस्ट लैंड को भविष्य में होने वाले किसी भी डेप्लेशन से हम क्या कर रखे हैं, प्रोटेक्ट कर रखे हैं। फिर हम आगे देखते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। और सर ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं, दिस आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। तो हम समझ सकते हैं सर ये जो अनक्लास फॉरेस्ट होते हैं, जिनको क्लास नहीं किया गया है, तो ऐसे फॉरेस्ट सर वही फॉरेस्ट होते हैं जिसे कौन ऑन करता है, जिन्हें या तो गवर्नमेंट ऑन करती है, या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ऑन करता है, या फिर कोई कम्युनिटी ऑन करती है। और इसी के साथ साथ सर यहाँ पे कई सारे वेस्टलैंड्स भी देखे जाते हैं जो किसमें आते हैं, अनक्लास फॉरेस्ट में देखे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट एज स्टेट मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस। तो हम बात करते हैं सर रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आखिर होता क्या है सर। इनको परमानेंट फॉरेस्ट का दर्जा दिया गया है, एस्टेट दिया गया है, जो कि ये मेंटेन करते हैं। क्यों मेंटेन करते हैं, क्योंकि सर ये प्रोड्यूस करते हैं टिम्बर को और इसी के साथ साथ कई सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स को, और यही इसके कुछ और इन्हीं रीजंस के कारण हम इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा एरिया है सर परमानेंट फॉरेस्ट का, कॉन्स्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। और लगभग 75% जो है ना उसके टोटल फॉरेस्ट एरिया का क्या है सर, परमानेंट फॉरेस्ट है। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेजेस ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरियाज, वेयर एज जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, आंध्र प्रदेश की, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र की, तब उनके पास है ना परसेंटेज के अंदर देखा जाता है कि सबसे ज्यादा क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट देखा जाता है। फिर हम बात करते हैं बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, इनके पास क्या है, अब बल्क ऑफ इट्स अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इनके पास क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। और इसके साथ साथ सर हम JNK वगैरह वाला तो देख ही चुके हैं कि सर JNK के पास, इनके पास क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट है। फिर हम देखते हैं सर कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा डायनेमिक है, और डायनेमिक के अलावा सर इस चैप्टर के हर एक टॉपिक है ना बहुत ज्यादा छोटे छोटे, इन सभी टॉपिक्स के लिए है ना सर एक लॉन्ग वीडियो नहीं हो सकता, पर सर हम क्या कर सकते हैं, इन सभी वीडियोस को एक साथ भी हम देख सकते हैं। जो इसकी एक प्लेलिस्ट हमें बनती है ना बच्चा एंड में, उस प्लेलिस्ट के थ्रू हम इस पूरे चैप्टर को है ना अच्छे से एक ही साथ देख सकते हैं। तो चलो हम एक बार इसको स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि सर आज हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा है। तो सर हमने क्या देखा सर कि कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट, अगर हमें हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करना है तो सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी है वो हमारे सामने आती है सर मैनेजमेंट की, कंट्रोल की और रेगुलेशन की। फिर हम ये देखते हैं कि इंडिया में जब बात की जाती है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की, तो ये ओन किए जाते हैं या फिर मैनेज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और सर जो गवर्नमेंट है वो करती है सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट्स के साथ। फिर हम बात करते हैं कि हमने इसे क्लासिफाई कर रखा है, तो क्लासिफाई करते हैं तो हम सबसे पहला फॉरेस्ट पढ़ते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। तो सर हम देखते हैं कि मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, जितना भी हमारे पास टोटल फॉरेस्ट लैंड है उसका लगभग मोर देन हाफ जो है वो क्या है सर, हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है। और सर ये सबसे ज्यादा क्या होता है, वैल्यूएबल होता है एज फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं सर, बात आती है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की। सर जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं वो लगभग 1/3 है हमारे टोटल फॉरेस्ट एरिया का। फिर हम ये देखते हैं कि सर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना वही प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का क्या देता है, ये नाम जो है ना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये बनाता कौन है सर, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाता है। और सर इसको बनाया क्यों जाता है, ताकि फर्दर डिप्लीशन को रोका जा सके। फिर आती है बात अनक्लास फॉरेस्ट की। सर अनक्लास फॉरेस्ट में देखे जाते हैं वेस्टलैंड फॉरेस्ट, जो कि सर किसी गवर्नमेंट या फिर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल कम्युनिटीज के अंडर में आते हैं। फिर हम बात करते हैं रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की। तो सर ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ साथ इनको मेंटेन करना जरूरी इसलिए हो
जाता है, क्योंकि सर इससे क्या प्रोड्यूस होता है, टिम्बर प्रोड्यूस होता है और इसके साथ ही कई सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी इससे प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटेक्टिव रीजंस के कारण प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर हम आगे देखते हैं सर, मध्य प्रदेश के पास लार्जेस्ट एरिया है परमानेंट फॉरेस्ट का, लगभग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट लैंड। फिर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र की, जहां पे हमें ये देखा जाता है कि सर ओवरऑल इनके पास क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट है। फिर हम आगे बात करते हैं सर बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान की, तब हम देखते हैं कि सर यहाँ पे हमें प्रोटेक्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, और जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। तो चलो बच्चों देखते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन को। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री। तो सर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज जो है वो बनती रही है, टाइम टाइम पे नई नई स्ट्रेटजीज आती रही है ताकि हम क्या कर सके, कंजर्व कर सकें। फिर हम बात करते हैं, वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। जब भी हम बात करते हैं इंडिया की, तब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सर जो फॉरेस्ट है ना, वो सिर्फ फॉरेस्ट नहीं है सर, वो कुछ लोगों के घर भी हैं। क्यों? क्योंकि सर जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज है वो आज भी कहाँ रहती है, फॉरेस्ट में रहती है। इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दिस हैबिटेट्स अलोंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो ये देखा गया है सर कि कई सारी ऐसी इंडिया की लोकल कम्युनिटीज है जो आज भी स्ट्रगल कर रही है ताकि उनका जो ये कंजर्वेशन है वो किया जा सके, उनके हैबिटेट का क्या किया जा सके, कंजर्वेशन किया जा सके। इसके लिए वो कई सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, रिकॉग्नाइजिंग जो भी बॉडीज है, उनसे बात करती जा रही है कि सर हमारा जो ये लैंड है इसको आपको क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लिवलीहुड, क्योंकि वो चाहती है कि सर उनका जो लॉन्ग टर्म लिवलीहुड है ना, उनका जो जीवन है वो बचाया जा सके। क्यों बचाया जा सके? क्योंकि सर वो डिपेंडेंट है फॉरेस्ट के ऊपर, और सर जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट अगर डिप्लेट होते हैं, फॉरेस्ट अगर खत्म होते हैं, तो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो इन्हीं ट्रेडिशनल कम्युनिटीज को होने वाला है। फिर हम आगे देखते हैं इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो हम बात करते हैं सर दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो सर इसके थ्रू क्या हुआ था, एक हमारा है ना सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, तो वहां के जो गांव वाले थे ना, उन्होंने क्या किया, जो माइनिंग एक्टिविटीज वहां चल रही थी ना, उन माइनिंग एक्टिविटीज के अगेंस्ट में उन्होंने लड़ाई लड़ी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि सर एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास हो चुका है, और सर हमारे जो ये प्रोटेक्टेड एरिया है या फिर जो हमारा ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है, इसके आसपास में सर माइनिंग जो है, माइनिंग एक्टिविटीज से जो हो रहा डिफोरेस्टेशन है या जो फॉरेस्ट को जो नुकसान हो रहा है वो अलाउ नहीं किया जा सकता। इन मेनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एक्सप्लिसिटी रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। तो सर कई जगह ऐसी भी है जहां पे सर जो विलेजर्स है ना, विलेजर्स ने खुद ने सर ये बेड़ा उठाया है कि सर हम हमारे जो कंजर्वेशन है, जो हम हमारा जो विलेज है, इसी के साथ जो हम हमारा जो फॉरेस्ट है उसका कंजर्वेशन हम खुद करेंगे, गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं है। द इनहैबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज द भैरवदेव ढाकर sanctuary, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachments। तो हम ये देख सकते हैं सर कि 5 विलेजेस ऐसे हैं अलवर के, जो अलवर कहाँ है सर, राजस्थान में है, जहाँ के लोगों ने से ये डिसाइड किया है, ये डिक्लेयर किया है कि सर 1200 हेक्टेयर्स ऑफ जो फॉरेस्ट है ना, वो क्या है, भैरवदेव डाकव सेंचुरी है, आप इसके अंदर नहीं आ सकते। इसी के साथ साथ आप है ना इसके अंदर आते हो, इसके एरिया में आते हो, तो आपको ये याद रखना है सर कि यहाँ पे इनके खुद के भैरवदेव डाकव सेंचुरी के खुद के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन नहीं है। इसके साथ साथ हम ये समझ सकते हैं सर कि वो जो रूल्स है वो अलाउ नहीं करते हंटिंग को, और इसी के साथ साथ वो प्रोटेक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ को आउटसाइड एंक्रोचमेंट से। जो भी आउटसाइड एंक्रोचमेंट्स हो रही है ना फॉरेस्ट लैंड की, उससे उसे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर हमें ऐसे ही कुछ इनिशिएटिव्स की जरूरत है, लोगों को खुद को आगे आना होगा, कम्युनिटीज को खुद को आगे आना होगा, ताकि सर ये भैरवदेव डाकव सेंचुरी जैसी कुछ सेंचुरीज और भी बनाई जा सके जिनके पास खुद के रूल्स और रेगुलेशन हो, जो सर ओवरऑल जो है ना उनमें हो रही हंटिंग है, इसी के साथ साथ सर जो वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन है वो
कर सके। तो हम ये समझ सकते हैं सर ओवरऑल कम्युनिटी को ही आगे आना होगा। द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज हैज नॉट ओनली सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज बट हैज आल्सो शोन दैट कम्युनिटी अफॉरेस्टेशन विद इंडिजिनस स्पीसीज कैन बी एनोमसली सक्सेसफुल। तो ये देखा गया है सर, एक चिपको आंदोलन हुआ था सर, चिपको मूवमेंट हुआ था, कहाँ हुआ था? हिमालयाज में हुआ था, जिसने सर डिफॉरेस्टेशन को रजिस्ट किया था। और ये देखा गया था कि सर कैसे एक कम्युनिटी अफॉरेस्टेशन कर सकती है, मतलब फॉरेस्टेशन ला सकती है, और इसी के साथ साथ सर इंडिजिनस जो स्पीसीज है उनको क्या कर सकती है? बचा सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है। ऐसा कहाँ देखा गया था? चिपको मूवमेंट में देखा गया था, जो कहाँ हुआ था? हिमालयाज में हुआ था। फिर हम बात करते हैं अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स और डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड। और इसी के साथ साथ सर कई सारे ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स को अब यूज किया जा रहा है। इसी के साथ साथ सर कई सारे इकोलॉजिकल फार्मिंग मेथड्स को भी अब यूज किया जा रहा है, ताकि सर ओवरऑल हम इस फॉरेस्ट का, हम इस ना लैंड का क्या कर सके? कंजर्वेशन। Farmers and citizens groups like the Beej Bachao Andolan in Tehri, Navdanya have shown that adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economical viably। तो हम ये देख सकते हैं सर कई सारे ऐसे फार्मर्स है, कई सारे ऐसे सिटीजन्स के ग्रुप है जिन्होंने क्या बनाए हैं? कई ऐसे क्रॉप प्रोडक्शन के मेथड बनाए हैं जिसके थ्रू सर हम है ना सिंथेटिक केमिकल्स का यूज किए बिना ही सर क्या कर सकते हैं? पॉसिबल और इकोनॉमिकल वाइबल हम क्या कर सकते हैं? कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो हमें समझ में आता है कि सर जैसे कि नवधान्य हुआ, ऐसे के साथ बीज बचाओ आंदोलन हुआ, इन ग्रुप्स ने कुछ ऐसे मेथड्स को बना लिया है। फिर हम देखते हैं इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM प्रोग्राम फर्निशेस अ गुड एग्जांपल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो हम समझते हैं कि इंडिया में सर एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट टीम है जिसका नाम है सर JFM, जो क्या है? एक प्रोग्राम है सर। इस प्रोग्राम के अंदर हमने देखा है कि एक एग्जांपल है ना, इसने बताया कि सर कैसे हम हमारी कम्युनिटीज को है ना इस मैनेजमेंट में, रिस्टोरेशन में इन्वॉल्व करके कैसे ओवरऑल हम डेवलपमेंट कर सकते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ का, हमारी सेंचुरीज का, हमारे फॉरेस्ट लैंड का। तो हमें ये समझ में आ चुका है कि जब तक लोग साथ में नहीं आएंगे, जब तक लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक हम ओवरऑल इस फॉरेस्ट का कंजर्वेशन नहीं कर सकते। इसीलिए सर हमें कम्युनिटी और कंजर्वेशन को साथ में लाना होगा। द प्रोग्राम हैज बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988 व्हेन द स्टेट ऑफ ओडिशा पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो सर हमें ये समझ में आता है कि ये जो प्रोग्राम है ना JFM, ये इसका फॉर्मल एग्जिस्टेंस आया था सर 1988 में, जब ओडिशा ने एक है ना रेजोल्यूशन पास किया था जिसका नाम था सर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फिर हम आगे देखते हैं JFM डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेजेस इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब होता क्या है ना सर, JFM जो है, JFM करता क्या है? तो सर देखते हैं हम, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज करने के लिए है ना कुछ विलेजेस को है ना अलोकेट करता है कि सर आप क्या करिए, ये जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हो रखा है ना इसे आप क्या करिए? मैनेज करिए। अब सर ये जो JFM होता है ना, ये क्या करता है? एक लोकल विलेज को फॉर्म करता है और सर उन्हें प्रोटेक्शन एक्टिविटीज में लगा देता है कि सर उनके जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे इस डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को क्या करें? मैनेज करें, इसका प्रोटेक्शन करे। और सर ये प्रोवाइड कौन करता है? इसको लैंड कौन प्रोवाइड करता है? तो सर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। इन रिटर्न द मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटीज आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएरी बेनिफिट्स लाइक द नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोडक्शन। तो हम ये समझ सकते हैं सर, इसके जो मेंबर्स होते हैं ना, इस लोकल विलेजेस के जो मेंबर्स होते हैं, उन्हें बेनिफिट क्या होता है सर? उन्हें बेनिफिट होता है कि सर वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, और इसी के साथ साथ सर और जो टिम्बर का प्रोडक्शन हो रहा है, हार्वेस्ट हो रहा है, उसके सक्सेसफुली प्रोटेक्शन करने के कारण वो उसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनेमिक्स ऑफ बोथ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया इज दैट लोकल कम्युनिटीज एवरीवेयर हैव टू बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हमें ये समझ में आता है सर कि हमें है ना इन कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना होगा नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में, ताकि ओवरऑल इंडिया के अंदर सर ये कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज है ये चलाई जा सके और इसी के साथ साथ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को रोका जा सके। फिर हम देखते हैं बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंट्रल स्टेज इन डिसीजन मेकिंग। पर फिर भी सर हम ये देखते हैं कि अभी तक एक बहुत लंबा रास्ता हमें तय करना है, ताकि सर हम इन कम्युनिटीज को सेंटर स्टेज में ला सके डिसीजन मेकिंग के, कि सर इनके डिसीजन भी क्या हो,
वाइबल हो। फिर हम देखते हैं एक्सेप्ट ओनली दूस इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज दैट आर पीपल सेंट्रिक, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग। तो हम सर उन्हीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज को सपोर्ट करेंगे, उन्हीं एक्टिविटीज को हम एक्सेप्ट करेंगे जो सर पीपल सेंट्रिक होगी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगी और इसी के साथ साथ इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग होगी, मतलब उनको इकोनॉमिकली भी क्या देगी, रिवॉर्ड देगी। तो चलो अब हम एक बार इसका रिकैप देख लेते हैं। तो सर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज को हमें अपनाने की जरूरत है और सर इसमें हमारा साथ कौन देने वाली है, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हमारा साथ देने वाली है, ताकि सर हम उनके कंजर्व, सर उनके जो हैबिटेट्स है उनको हम कंजर्व कर सके। और सर हमने ये देखा है कि सर जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज है वो अपने कंजर्वेशन के लिए, अपने फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए ऑफिशियल से लड़ती है। कई बार हमने देखा है कि उनका लॉन्ग टर्म लिवलीहुड का एक है ना बेनिफिट इसके पीछे छुपा हुआ होता है, एक उनका है ना बेसिकली उनका एक हैबिटेट इसके पीछे छुपा हुआ होता है। इसके कारण सर वो कई बार क्या हो जाती है, इसके लिए आक्रामक भी हो जाती है। ऐसा देखा जाता है कि सर जब उनकी मांगे पूरी नहीं होती, जब उनके लैंड को उनसे छीना जाता है, एंक्रोचमेंट किया जाता है, तब ये चीजें देखी जाती है। फिर हम देखते हैं सर कि एक सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, वहां के जो विलेजर्स थे ना उन्होंने माइनिंग एक्टिविटीज के अगेंस्ट में वो लोग खड़े हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि सर उन्हें पता था कि सर एक एक्ट है जिसका नाम है दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और उसके कारण वो इस माइनिंग एक्टिविटीज के सामने आके खड़े हुए थे ताकि वो सरिस्का टाइगर रिजर्व को हो रहे नुकसान को रोक सके। फिर हम देखते हैं सर कई ऐसे एरियाज है जहाँ पे विलेजर्स है ना खुद प्रोटेक्शन के लिए, अपने हैबिटेट के प्रोटेक्शन के लिए है ना सामने आते हैं और सर गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट को क्या करते हैं, रोक देते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सर 5 विलेजेस की, तो सर ये 5 विलेजेस कहाँ है? अलवर में है, अलवर राजस्थान में है, जहाँ पे 1200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को क्या किया है, प्रोटेक्टेड लैंड में कन्वर्ट किया गया है, जहाँ पे भैरवदेव दाकव सेंचुरी बनाई गई है। और सर वहाँ पे इनके खुद के रूल्स और रेगुलेशन है और ये कम्युनिटी खुद ही ये बताती है कि सर आपको हंटिंग नहीं करनी है और इसी के साथ साथ आपको वाइल्ड लाइफ को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। फिर हम आगे देखते हैं कि सर एक मूवमेंट हुआ था, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? हिमालयाज में हुआ था, जिसमें सर इन लोगों ने सर रजिस्ट किया था कि सर आप डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते और इसी के साथ साथ सर कम्युनिटी ने अफॉरेस्टेशन की, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लगाया जाए और सर इंडिजिनस स्पीसीज को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। इसके कई सारे उन्होंने क्या किए थे, प्रयास किए थे। फिर हम आगे देखते हैं अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड, और इसी के साथ साथ सर हमें कई सारे जो ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड है उनको भी लाना होगा और इसी के साथ साथ इकोलॉजिकल फार्मिंग का जो एक एरिया है हमें उस स्कोप को भी बढ़ाना होगा। फिर हम ये देखते हैं कि सर ओवरऑल कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं बीज बचाओ आंदोलन, तो सर ये ग्रुप्स क्या करते हैं, सर ये ग्रुप्स है ना डाइवर्सिफाई क्रॉप प्रोडक्शन को है ना एक नई मेथड्स उसके लिए बना रहे हैं ताकि सर सिंथेटिक केमिकल्स को दूर रखा जा सके और उसके बावजूद भी हम क्या कर सके, हम ओवरऑल सर हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सके। फिर हम देखते हैं इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो सर इसका नाम है JFM प्रोग्राम। सर इस प्रोग्राम के अंदर ये देखा गया है कि सर लोकल कम्युनिटीज को है ना मैनेजमेंट में लाया जाता है ताकि वो क्या मैनेज कर सके, सर वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट को मैनेज कर सके। फिर हम आगे देखते हैं सर कि एक फॉर्मल एग्जिस्टेंस है सर JFM का 1988 से, जब ओडिशा में ये एक्ट पास हुआ था, एक रेजुलेशन पास हुआ था जिसके अंदर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बनाया गया था। फिर हम देखते हैं सर कि जो JFM है ना, JFM को पावर कहाँ से मिलती है सर, JFM को पावर कौन देता है, सपोर्ट कौन करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन्हें लैंड अलोकेट करता है, वो लैंड कैसा होता है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड होता है। अब इस डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड पे काम करने का जो एक होता है ना, जो बेड़ा किसने उठाया सर, JFM ने उठाया। अब JFM क्या करता है, लोकल विलेजेस वहां बनाता है और ये जो विलेज में रहने वाले जो मेंबर्स है उन्हें बोलता है कि सर आप इसको इसकी प्रोटेक्शन एक्टिविटीज में लगिए, कि आप इस डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को फिर से मैनेज करिए और इसे वापस से कंजर्व करिए। फिर हम देखते हैं सर इन रिटर्न, और सर इसके रिटर्न में मेंबर्स को भी कुछ बेनिफिट होते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि सर ये लेसन तो हमें मिल ही गया होगा अभी तक कि सर अगर हमें डिस्ट्रक्शन को रोकना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है सर इंडिया के अंदर फॉरेस्ट का, तो सर जरूरी है कम्युनिटी को आगे आना पड़ेगा और इसी के साथ साथ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट उन्हें करना होगा। फिर हम ये देखते हैं सर फिर भी अभी एक बहुत लंबा रास्ता हमें तय करना है, जब हम ये देख पाएंगे कि सर हमारी जो कम्युनिटीज है वो सेंटर स्टेज में है, वो डिसीजन मेकिंग कर रही है, वो ओवरऑल इस प्रोस्पेक्ट के अंदर काम कर रही है। फिर हम देखते हैं सर कि हमें जब भी इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज करनी होगी, उन्हें एक्सेप्ट करना होगा, तब हम ये देखेंगे कि सर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सेंट्रिक हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से पूछा जाए, उनके ओपिनियंस लिए जाए, इसी के साथ साथ जो हमारे डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और इसी के साथ साथ वो इकोनॉमिकली